नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में दिखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो सितंबर 2023 में ऑल 27 सेट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है 1 से लेकर 14 सितंबर के मध्य। इन सभी 27 पारियों में जो करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं, प्रत्येक सेट में लगभग 5 सवाल है वो आपके करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। यहाँ पर जो सवाल हैं वो जनगणना 2011 के अतिरिक्त सवाल है उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग प्रत्येक शिफ्ट में एक सवाल जनगणना से भी पूछा गया था। तो उसका अलग से वीडियो आ जाएगा। जनगणना के एसएससी के प्रत्येक एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले भी वीडियो डाला हुआ है और लेटेस्ट एग्जाम्स के कुछ और सवाल आपको कवर करा दूंगा ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। फिलहाल इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जो 1 से 14 सितंबर में सभी 27 पारियों में पूछे गए करंट अफेयर्स के 130 सवाल, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, यानी उस करंट अफेयर्स के सवाल से संबंधित और अन्य फैक्ट कौन से हैं करंट अफेयर्स के, जहां से एसएससी या फिर टीसीएस है वो सवाल को टच कर सकती हैं। आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम, सीपीओ एग्जाम, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए इससे पहले सीएचएसएल और सीजीएल के करंट अफेयर्स 2023 का वीडियो डाला हुआ है, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, सर्च करना टॉप ट्रेंडिंग जीके, और जो टिक मार्क वाला चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, और दिल्ली पुलिस वाले विशेषकर तैयारी करने वाले पूरा वीडियो एंड तक देखना है, काफ़ी अच्छा खासा आइडिया लगेगा करंट अफेयर्स किस टाइप से पूछती है टीसीएस। देखिएगा पहला सवाल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को कितने रुपए तक का लोन प्रदान करती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कोष्टक में अप्रैल 2023 तक अपडेट के अकॉर्डिंग। तो मुद्रा योजना वर्तमान में जो अपडेट है कि 10 लाख रुपए तक के लोन है मुद्रा योजना के तहत आप ले सकते हो, अधिकतम 10 लाख। 3 कैटेगरी में यहाँ पर लोन दिए जाते हैं, जहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे इस योजना की शुरुआत है वो 8 अप्रैल 2015 में हुई है, लेकिन जो सवाल में अप्रैल 2023 तक मेंशन था, तो कोई अपडेट हुई है योजना की उसके अकॉर्डिंग था, तो कोई फिलहाल अपडेट नहीं है। 10 लाख रुपए तक का लोन आपका मैक्सिमम तरुण लोन के तहत दिया जाता है। शुरुआत लोन है वो शिशु लोन में आपको 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख रुपए तक, और तरुण लोन में 5 से 10 लाख मैक्सिमम। इसमें भी न्यूनतम ब्याज दर है 12%। शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में हुई है, और मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। ये सवाल देखिए, उससे पहले आप बेहतरीन डील देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक की तरफ से। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं वो 50% तैयारी तक ही पहुंच पाते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील चल रही है, जिसमें यदि आप 26 सितंबर तक टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो काफ़ी मिनिमम प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। कब? जब आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर देंगे तो 10% डिस्काउंट होकर ये पास प्रो आपको 359 रुपये, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं, और इसकी प्राइस 359, यानी एक दिन में 1 रुपये के आसपास प्राइस में ये टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। पास नहीं, पास प्रो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पास में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं मिलते। पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो मॉक फॉर्म अटेम्प्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम आप उसे री अटेम्प्ट भी कर सकते हो यदि आपको लगता है एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही। तो पास प्रो ये अभी आप 26 सितंबर की तक इस पास प्रो को लेते तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है टीटीजी के कूपन कोड। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। जो दिल्ली पुलिस वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अपडेटेड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट टू पास का मतलब ही यही है कि सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। लगभग 700 के आसपास मॉक टेस्ट यहाँ पर कवर होते हैं, 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। सवाल नंबर 2 की बात करें, गुरु निरंजन राउत और गुरु राम हरिदास को किस नृत्य के और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? अब देखिए, आपको पता होना चाहिए केलुचरण महापात्र हैं, ये ओडिसी डांस से संबंधित है, तो इनको ओडिसी नृत्य के लिए अवार्ड मिला है। थोड़ा ये उल्टा पूछ लिया इन्होंने, यदि ये पूछ ले कि केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2022 किसे दिया गया तो थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते थे। तो केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2022 यहाँ से आपका सवाल बन जाता है गुरु निरंजन राउत और गुरु राम हरिदास। तो निरंजन राम को दिया गया है, राम हरि को दिया गया है, निरंजन दास को दिया गया है। ओडिसी डांस में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2022 दिया गया। अगला सवाल नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक की कौन सी योजना के तहत जावक प्रेषण ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में मजबूत वापसी की, क्योंकि भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव और उपहारों पर खर्च बढ़ाया है? देखिए, सबसे पहले तो ये योजना है दोस्तों उदारीकृत प्रेषण योजना। आपको पूछ ले उदारीकृत प्रेषण योजना यानी LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है। ये योजना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है,
और इस योजना में क्या होता है, थोड़ा मैं सिंपल भाषा में बताऊं। देखिए, लिबरलाइज्ड का मतलब, उदारीकरण का मतलब है नियमों में छूट देना, ढील देना, नियमों में रेस्ट्रिक्शन को थोड़ा कम करना। रेमिटेंस है धन भेजना, रुपए भेजना है, ये हो जाएगा आपका प्रेषण। तो ये उदारीकृत प्रेषण है, किस टाइप से नियमों में छूट देकर आप धन भेज सकते हो। तो ये योजना आरबीआई के तत्वाधान में फरवरी 2004 में ये योजना आई थी, फरवरी 2004 में, जब इसमें लिमिट थी $25,000 की सीमा। ये क्या सीमा है, तो इस योजना के तहत प्रेषण की आवृत्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप किसी को कितनी बार पैसे भेज सकते हो, मैक्सिमम लिमिट क्रॉस होने पर नहीं भेज सकते हो, कितनी बार भी आप पैसे भेज सकते हो विदेशों में। उदारीकृत प्रेषण योजना एक आरबीआई की योजना है जो भारतीय निवासियों को भारत के बाहर प्रतिवर्षीय, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक रहता है, तो प्रतिवर्षीय 2,50,000 अमरीकी डॉलर तक भेजने की अनुमति देता है। यानी भारतीय नागरिक भारत से बाहर मुद्रा भेजता है, धन भेजता है, मनी भेजता है, तो उसके लिए कुछ छूट दी गई कि आप $2.5 लाख तक है, बिल्कुल फ्रीली मुद्रा है, करेंसी है, वो भेज सकते हो, भारत की मुद्रा बाहर भेज सकते हो। ये उदारीकृत प्रेषण योजना कहती है। और कितनी बार आप इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन अधिकतम लिमिट 1 साल में आपको इतनी मिलेगी। इससे ज़्यादा यदि आपने एक बार में ही इतने रुपए भेज दिए तो सेकंड आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो इन निधियों का उपयोग किसी भी अनुमत चालू या फिर पूंजी खाता, सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के जरिए आप ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर सकते हो, विदेशों में धन भेज सकते हो लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के तहत। अब यहाँ पर भी एक फेमा एक्ट आ जाता है। अब विदेशी मामला है, मुद्रा का मामला है, तो फेमा एक्ट की बात करें, आपको पूछ ले ये कब आया। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये 1999 का एक्ट है जो कि 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ है, 99 का। ये भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन के प्रशासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है कि विदेशी मुद्रा आपको भेजनी है या फिर लेनी है, तो इसके लिए जो कानून है वो फेमा एक्ट के तहत आपको मिलता है। जो मैं बात कर रहा था कि 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक आप प्रेषण कर सकते हो बिना लिमिट के। और यहाँ पर जो LRS है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत सभी उद्देश्यों के लिए और विदेशी यात्रा से संबंधित टूर पैकेज के लिए भुगतान का तरीका चाहे कुछ भी हो, 7 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तक की राशि के लिए आपको टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, वो नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख रुपए तक आप पेमेंट करते हो, उस केस में आपका टीसीएस नहीं लगेगा। 7 लाख से ज्यादा करने पर 0.5% से लेकर 5% और 20% तक का टैक्स यहाँ पर अलग अलग नियमों के तहत लागू होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 4, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम बहुआयामी गरीब है। अब एक तो दोस्तों बहुआयामी गरीबी सूचकांक और एक मानव विकास जो विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इन दो इंडेक्स से मैंने एमटीएस में काफ़ी शिफ्ट में सवाल रिपीट देखे हैं, इससे पहले एसएससी के एग्जाम में भी सवाल देखे हैं। नीति आयोग वाला चाहे गरीबी सूचकांक हो गया या फिर वैश्विक गरीबी सूचकांक हो गया, इन दोनों से सवाल आते हैं। प्लस यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से डीपली सवाल पूछे जाते हैं इन दोनों इंडेक्स से, तो थोड़ा ध्यान रखना है इनका। अब देखिए, नीति आयोग का जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है एमपीआई, राष्ट्रीय की बात हो रही है, नीति आयोग जारी करती है। इसके तहत किस राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम बहुआयामी गरीब है, तो केरल की कुल जनसंख्या है उसका 1% से भी कम बहुआयामी गरीब है। तो केरल सबसे गरीब राज्य में आता है, सबसे कम गरीबी है वो केरल में है। सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी आपको देखने को मिलेगी वो बिहार में मिलेगी। बिहार में राज्य की आबादी का 51.91%, ठीक है, 51.91% है आबादी बहुआयामी गरीब है। सेकेंड गरीबी के मामले में झारखंड का नंबर आता है 42.16% झारखंड। उसके बाद थर्ड उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश। तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है ये टॉप वाले बहुआयामी गरीबी है। सबसे निचले स्तर पर कम गरीबी है, जैसे केरल में 1% से भी कम है, 0.71%, सबसे कम केरल में। सेकंड गोवा में, थर्ड सिक्किम में, यहाँ पर गरीबी कम है। केरल, गोवा, सिक्किम है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय काफ़ी अच्छी मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5, ज्यूरिच डायमंड लीग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन है। देखिए, ज्यूरिच डायमंड लीग है, 2022 में भी हुआ है, 2023 में भी हुआ है। तो 2022 का ये सवाल पूछा गया, ठीक है। 2022 में जो ज्यूरिच डायमंड लीग है इसमें गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन में, वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर 2022 में 88 का हाफ क्रोज 44, तो 88.44 मीटर का
थ्रो किया, जेवलिन और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और दोस्तों ज्यूरिक डायमंड लीग भी हुई है, 2023 में भी हुई है। 2023 में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे, 2022 में पहले स्थान पर रहे हैं। नीरज चोपड़ा 2023 में 85.71 मीटर थ्रो है वो किया, और जैकब वर्लेज है वो हो गए थे टॉप यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का जो रिकॉर्ड है वो 87.58 मीटर का है, और राष्ट्रीय रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा का है वो 89.94 मीटर का है, जो कि उन्होंने स्वीडन में स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में बनाया था। अगला सवाल नंबर 6 देखते हैं। किस भारतीय धावक ने फ्लेंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट है, फ्लेंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दोनों ही स्प्रिंट दौड़ में एक एक गोल्ड मेडल जीता है, यानी 100 मीटर में भी गोल्ड जीता और 200 मीटर में भी गोल्ड जीता पुरुषों की। ये फ्लेंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में इन्होंने जीता है। ये जीता दोस्तों अमलान बोर्गेहेन। तो बोर्गेन ने यहाँ पर फास्टेस्ट मैन है जो कि 10.70 सेकेंड में ये जीता है, जिनका नाम है अमलान बोर्गेहेन है। तो अमलान बोर्गेहेन है, इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में एक एक गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय धावक है दोस्तों, अमलान भारतीय धावक है। तो ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। 2023 में कोरिया भारत राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कहाँ पर 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप है वो आयोजित की गई है। तो ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप है 2023 में नई दिल्ली में हुई है। ये चैंपियनशिप कोरिया भारत राजनयिक संबंध के 50 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, ध्यान रखना सवाल के अंदर सवाल बन रहा है, सवाल आपको पूछ लें कि ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 में किस उपलक्ष्य में हुई है। तो कोरिया और भारत का जो राजनयिक संबंध है उनका 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय चैंपियनशिप ये नई दिल्ली में हुई है। अगला सवाल नंबर 8 देखते हैं। फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक क्या है जो फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया, एक पोर्टल है दोस्तों। फैमिली फैमिली वन आईडी, एक फैमिली की एक आईडी है। जिस प्रकार राजस्थान में जन आधार है, इसी प्रकार यूपी में यहाँ पर फैमिली वन आइडेंटिटी नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। परिवार आईडी का पोर्टल है। आपको पूछ लें फैमिली वन आईडी किस सरकार ने लॉन्च किया फेब 2023 में, तो आप कहेंगे यूपी सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट वन यहाँ पर 2022 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच है वो किस सिटी में आयोजित किया गया। विजय हजारे ट्रॉफी हो गई, संतोष ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। इन क्रिकेट की ट्रॉफियों का अलग से वीडियो में डाल दूंगा, बाकी स्पोर्ट का डाला हुआ थोड़ा अपडेट करके उनको डाल दूंगा। 2022 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच वो अहमदाबाद में किस सिटी में आयोजित किया गया था। फाइनल मुकाबला दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी का हुआ 2022 में अहमदाबाद में। और 2022-23 की विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता टीम रही है वो सौराष्ट्र रही है। सौराष्ट्र यहाँ पर टॉप किया है विजय हजारे में। उप विजेता महाराष्ट्र रही है। सौराष्ट्र है वो गुजरात में है 76, उप विजेता महाराष्ट्र रही है। 2022-23 में ईरानी कप की विजेता रही है रेस्ट ऑफ इंडिया ईरानी कप को जीता है 238 रन से। और सामने था मध्य प्रदेश जो कि 2021-22 रणजी ट्रॉफी की विजेता वर्सेज रेस्ट ऑफ इंडिया के मध्य जो ईरानी कप होता है, तो मध्य प्रदेश विजेता था 2021-22 रणजी ट्रॉफी का उनके मध्य, और रेस्ट ऑफ इंडिया के मध्य हुआ 2022-23 ईरानी कप है जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता। 2022-23 की रणजी ट्रॉफी किसने जीती, तो 2022-23 की विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी दोनों ही सौराष्ट्र ने जीती। आपको रणजी ट्रॉफी की उपविजेता पूछे तो बंगाल है, विजय हजारे की है महाराष्ट्र। संतोष ट्रॉफी 2022-23 की विजेता है वो कर्नाटक है। आगे सवाल आएगा, ध्यान रखना। संतोष ट्रॉफी वैसे फुटबॉल की है। और बाकी यहाँ पर बात करूँ रणजी ट्रॉफी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की करंट अफेयर्स की दृष्टि से, तो सिक्किम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी की है 2022-23 में। सिक्किम में भी मैच हुए हैं 2022-23 रणजी ट्रॉफी की, फर्स्ट टाइम हुए हैं। और नारायण जननी, वृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन रणजी ट्रॉफी में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर है वो बनी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहाँ के आदिवासी नर्तक और गायक अर्जुन सिंह धुर्वे को वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अर्जुन सिंह धुर्वे को दिया गया पद्मश्री। ये हैं आदिवासी नर्तक और गायक, मध्य प्रदेश से हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे है, कहाँ पर है, अर्जुन सिंह है मध्य प्रदेश से। पद्मश्री इन्हें दिया गया 2022 का। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 11, यहाँ पर ये ग्लोबल का पूछ लिया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत का स्थान क्या है। तो 2021 का जो बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग 109 देशों में भारत की रैंकिंग है वो 66वीं है। 66वीं है भारत है यहाँ पर गरीबी में। छक्का लगा रहा भाई, 66। तो 2022 बहुआयामी गरीबी सूचकांक
ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक वैश्विक सूचकांक है, एक तो यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको जारी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संयुक्त रूप से किया जाता है। और भारत में यहाँ पर गरीबी की बात करूँ तो भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा लगभग 228.9 मिलियन गरीब हैं। नंबर्स के अकॉर्डिंग भारत में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा 22.8 करोड़ गरीब भारत में है, यानी 228.9 मिलियन। इसके बाद नाइजीरिया में 9.6 करोड़ हैं, 22 करोड़ के तकरीबन भारत में है। 2022 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत का स्थान 66वां है। अब जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसमें क्या क्या मेजर किया जाता है? तो एक गरीब व्यक्ति की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीवन स्तर, इस आधार पर यह तय किया जाता है कौन गरीब है कौन यहाँ पर नहीं है। भारत में बात करें तो वर्ष 2005-06 से 2019 से 21 यानी 15 वर्ष हैं। ये 15 वर्ष के मध्य 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। ठीक है, 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बच गए हैं। एमपीआई पहली बार 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए ओपीएचआई के द्वारा आयोजित किया गया है। पहली बार एमपीआई 2010 में इसकी शुरुआत हुई है वैश्विक गरीबी सूचकांक की। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आगे और बात करेंगे वैश्विक गरीबी सूचकांक के फैक्ट की, और भी सवाल आएगा। अमन सेहरावत किस वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो अमन सेहरावत अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, तो इसका टाइटल है अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अमन सेहरावत, इन्होंने कजाकिस्तान के अस्ताना में जो आयोजित हुई है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में गोल्ड जीता है। इसके अतिरिक्त अमन सेहरावत ने अंडर 23 कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है। तो अमन सेहरावत है, ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। और बात ये 2023 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर और कब हुई है? तो ये 16 से 24 सितंबर 2023 तक हुई है। देखिए, ये अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप अलग है और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 अलग है। ये पूरी सीनियर्स वाली है। तो ये बेलाग्रेड सेर्बिया में आयोजित हुए, जिसमें फ्री स्टाइल में चैंपियन यूएस रही हैं, ग्रीको रोमन में रही है अजरबैजान, और वुमन महिला में जापान रही है। और बाकी यहाँ पर आप कहेंगे भारत का क्या स्थिति है? तो भारत ने एक तरीके से एज ए कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि जो UWW है, जो पूरा कुश्ती को मैनेज करता है, वर्ल्ड रेसलिंग यूनियन है, तो इन्होंने भारत के जो इलेक्शन नहीं हुए थे भारतीय कुश्ती महासंघ के, इसके कारण इन्होंने भारत पर प्रतिबंध लगाया और भारत के पहलवान भारत के नाम, झंडा और गान के साथ वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नाम और झंडे के तहत इन्होंने भाग लिया है। तो 2023 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसमें भारत की तरफ से कौन मेडल जीता है? तो कुश्ती स्टार अमित पंघाल है। इन्होंने महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 को भी क्वालिफाई कर लिया है। तो यहाँ पर कुश्ती की खिलाड़ी अंतिम पंघाल हैं, ये जीत चुकी हैं। 53 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हैं, जो कि भारत के झंडे के साथ तो नहीं खेली है, UWW के झंडे के साथ खेली, लेकिन इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक। बाकी और मैं कुश्ती की बात करूं लेटेस्ट करंट अफेयर्स की, तो विश्व अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने टोटल 14 मेडल जीते हैं। इसमें मोहित कुमार ने 61 किलोग्राम में गोल्ड जीता, प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम में गोल्ड जीता, अंतिम पंघाल ने महिला ने 53 किलोग्राम में गोल्ड जीता और श्वेता दलाल ने 62 किलोग्राम में गोल्ड जीता। इन 14 में ये 4 गोल्ड हैं। अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप ध्यान रखना, मोहित कुमार 61, प्रिया मलिक 76, अंतिम पंघाल 53, श्वेता दलाल 62। और जो अंतिम पंघाल हैं, ये महिलाओं की 53 केजी स्पर्धा में 2 अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला, जिन्होंने 2 अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, इस टाइप से पहली महिला बनी है अंतिम पंघाल। प्रिया मलिक, मोहित कुमार और श्वेता दलाल भी ये मेडल जीते हैं अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में। अगला सवाल नंबर 13 देखते हैं। दिसंबर 2022 में पीटी उषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया? पीटी उषा बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनी है पीटी उषा।
नेक्स्ट यहाँ पर गरीबी का और सवाल आ गया। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो प्रथम रिपोर्ट 2021 में आई है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी लगभग 51% के आसपास बिहार में है, और आपको बताऊं सबसे कम है वो केरल में, आप देख चुके हो। बाकी टॉप वाले राज्य की बात करें, सबसे अधिक गरीब राज्य, सबसे गरीब राज्य बिहार में 51.91% आबादी है वो गरीबी रेखा में है। सेकंड है वो झारखंड है, बिहार झारखंड में 42 है। थर्ड यूपी है 37%। चौथे स्थान पर एमपी है, पांचवें स्थान पर मेघालय। तो टॉप 5 हो गए। और सबसे कम गरीब राज्य में केरल सबसे कम है 0.71, फिर गोवा है 3.76, फिर सिक्किम है 3.82, फिर तमिलनाडु में 4.89, फिर पंजाब है 5.59 है। और बात करूं जिले की, तो केरल का कोट्टायम एकमात्र ऐसा जिला है जिसने सूचकांक के अनुसार पूरे देश में शून्य गरीबी दर्ज की है। तो ऐसा जिला जहां पर शून्य गरीबी दर्ज की है वो है कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट, केरला। अगला सवाल, जी कृष्ण कुमार को 2023 में निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? जी कृष्ण कुमार है ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो भारत आईपीसीएल सॉरी बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं जी कृष्ण कुमार। और आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? वो है श्रीकांत माधव वाद्या। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल के अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी। ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार सिंह है। तो आपको जी कृष्ण कुमार 2023 में जो अध्यक्ष बने हैं वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के बने हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16, ऋतुराज गायकवाड़ ने लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में कितने छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो भाई इन्होंने 6 नहीं 7 छक्के लगाए हैं। एक ओवर यानी 6 बॉल होती है, लेकिन एक बॉल एक्स्ट्रा हो गई 9 बॉल के कारण, तो 7 बॉल मिल गई उनको और उन्होंने जड़ दिए 7 छक्के। किन्होंने? ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 छक्के लगाए हैं। और कौन सी लिस्ट ए क्रिकेट था? तो वहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की बात हो रही है। यूपी के खिलाफ यहाँ पर 7 छक्के जड़ दिए थे एक ओवर में। पहली बॉल 6, दूसरी में भी 6, तीसरी में भी 6, चौथी में भी 6 और पांचवी 9 बॉल पड़ी तो उन्होंने 6 लगा दिया। फिर उसके बाद सही बॉल पांचवी 6 और छठी बॉल 6 रन, तो 7 लगातार छक्के लगाए एक ओवर में और 220 रन उन्होंने जड़ दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें सवाल नंबर 17, गोवा सरकार ने नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसके लिए एक नई योजना की शुरुआत की? तो गोवा सरकार ने देव दर्शन योजना है, गोवा वासियों के लिए गोवा सरकार ने देव दर्शन योजना है। जिनकी आयु 50 वर्ष प्लस है वो देव दर्शन के लिए पहले आओ पहले पाओ, यानी पहले फॉर्म भरो, 50 वर्ष प्लस वरिष्ठ नागरिक हो तो आप देव दर्शन के तहत, बात हो रही है हिंदू प्लस ईसाई यहाँ पर जो नागरिक हैं गोवा के, वो फ्री यात्रा कर सकते हैं, रहने की खाने की सब सुविधा आपको मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्टर तीजन बाई जिन्हें पद्म विभूषण 2019 दिया गया, तीजन बाई को पद्म विभूषण दिया गया, यानी सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। तो इन्हें पद्म विभूषण 2019 मिला है तीजन बाई को। तो तीजन बाई है एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका और कलाकार है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। और पूछ ले किस नाट्य की लोक कलाकार है? तो पंडवानी, ठीक है, पंडवानी लोकगीत की नाट्य कलाकार है। पंडवानी, ध्यान रखना, तीजन बाई का संबंध पंडवानी से। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन रहा है? दोस्तों जनजातीय खेल महोत्सव से एमटीएस 2023 में 27 शिफ्ट में से 4 शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। तो जनजातीय खेल महोत्सव पहली बार हुआ है 2023 में, हुआ है दोस्तों ओडिशा में, और चैंपियन भी रही है ओडिशा। तो जनजातीय खेल महोत्सव 9 से 12 जून 2023 को हुआ। कहाँ पर हुआ? ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ। ये प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव है। इन सभी फैक्ट से आगे सवाल आपको देखने को मिलेगा। इस जनजातीय खेल महोत्सव में समग्र रूप से यानी पुरुषों में भी और महिला में भी टॉप किया है वो ओडिशा ने किया है। तो आप कहेंगे सेकंड कौन सा रहा है? तो कर्नाटक रहा है ओवरऑल इवेंट में सेकंड। ओडिशा के बाद कर्नाटक यहाँ पर सेकंड है, कर्नाटक सेकंड है और झारखंड थर्ड है। कर्नाटक सेकंड, झारखंड थर्ड और ओडिशा ने टॉप किया है। और ये जो जनजातीय पहला खेल महोत्सव हुआ है ये दोस्तों किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो KIIT, ओडिशा सरकार और केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय का एक संयुक्त महोत्सव है। तो जनजातीय खेल महोत्सव KIIT ने आयोजित किया है, ध्यान रखना है। संस्कृत मंत्रालय का भी इसमें योगदान है, ओडिशा सरकार का भी है। अगला सवाल नंबर 20, अमृता प्रीतम के निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? ये वैसे करंट अफेयर्स का नहीं है, पिंजर मूवी है दोस्तों, 2003 में ये रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया है चंद्र प्रकाश द्विवेदी है।
अगला सवाल नंबर 21, 2022 तक की स्थिति के अनुसार आदि शंकराचार्य की 12 फीट की प्रतिमा जिसका अनावरण भारत के पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? 12 फीट की आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है जो 2022 में इसका अनावरण है मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। केदारनाथ में स्थित है 12 फीट की आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, केदारनाथ में है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में FIH जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया? तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजन किया गया है? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ओडिशा में हुआ है। ओडिशा के 2 स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला। यहाँ पर आपको पता होगा हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है, 20,000 के आसपास बैठने की कैपेसिटी है। तो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम राउरकेला में है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। यहाँ पर दोनों ही स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन हुआ। और पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में चैंपियन रही है जर्मनी, उप विजेता रही है बेल्जियम। और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है निकाल्स वेलन को। अगला सवाल, यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी ने बैंकॉक ओपन चैलेंजर खिताब 2023 जीता। वे किस खेल से संबंधित है? यानी यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी हैं, ये दोस्तों टेनिस की खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैंकॉक ओपन चैलेंजर कप 2023 जीता। तो आपको पूछ ले, बैंकॉक ओपन चैलेंजर खिताब 2023, बैंकॉक वाला चैलेंजर खिताब जीता है माइनेनी और भांबरी और माइनेनी ने, टेनिस का खिताब है ये। अगला सवाल, द डिजिटल लोक अदालत पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन वाज लॉन्च बाय द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरमैन, नाम है UU ललित, जस्टिस उदय उमेश ललित। इनके द्वारा 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट जो जयपुर में हुई है जुलाई 2022 में, इस मीट के तहत एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल लोक अदालत है, इसका उद्घाटन किया गया। तो डिजिटल लोक अदालत है, ये AI बेस्ड अदालत है जो कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन UU ललित 49वें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं UU ललित, इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है 18वें ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट में जो कि जयपुर 2022 में हुई है। वर्तमान में 50वें चीफ जस्टिस है दोस्तों चंद्रचूड़। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से एक सेट में और सवाल पूछा हुआ वो भी देखेंगे। ये लॉन्च किया गया है 2022 में, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत है 2020 में की गई, जून 2020 में की गई। आगे सवाल पूछा जाएगा कि कितने राज्यों में ये शुरू किया गया था? तो 6 राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरुआत हुई। 6 राज्य कौन से? बिहार में हुई है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश इंक्लूड, राजस्थान इंक्लूड है, ज़्यादातर हिंदी भाषी राज्य, झारखंड इंक्लूड है और ओडिशा इंक्लूड है, ओडिशा भी ध्यान रखना। झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, 6 राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है। 20 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई। कोविड-19 महामारी से पीड़ित प्रवासी मजदूरों के समक्ष उत्पन्न रोजगार की समस्या समाधान हेतु 125 दिनों का यह अभियान था। 125 दिन अभियान में किस प्रकार कोविड-19 पीड़ित प्रवासी मजदूरों के समक्ष रोजगार की समस्या को सही हल किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की पहल है 6 राज्यों में, और इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलीहार से की गई थी। अगला सवाल नंबर 26 है, पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 है, मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप है। आगे और भी सवाल आएगा इससे, मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप की बात हो रही है, जूनियर हॉकी की बात हो रही है। ये भारत ने जीता है और कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों आयोजित हुआ है सलाहल सिटी ओमान में, ठीक है, सलाहल सिटी ओमान में मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2023, पुरुष का जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 ओमान सलाहल सिटी में हुआ है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बन गई। तो उप विजेता ध्यान रखना पाकिस्तान रहा है। बेस्ट गोलकीपर है मोहित HS हैं, बेस्ट प्लेयर हैं अब्दुल शहीद हैं। तो ये मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 ओमान सलाहल सिटी में हुआ है। अगला सवाल नंबर 27, नवंबर 2022 में कौन सा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति यानी मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी नवंबर 2022 में
इस नीति को मंजूरी देने वाला पहला उत्तरी पूर्व राज्य बना है। अब तक ये नीति है 3 राज्यों ने मंजूरी दी है और पहला उत्तरी पूर्व राज्य बना है वो मेघालय बना है। तो मेघालय ने यहाँ पर मेघ वर्षा दिए हैं सामाजिक देखभाल के लिए, स्वास्थ्य के लिए। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति, मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी है। प्रथम उत्तरी पूर्व राज्य बना है वो मेघालय बना है और इस नीति में किन पर विशेष फोकस किया गया है, मेंटल हेल्थ और सोशल केयर में विशेष फोकस यानी युवाओं पर किया गया है, किशोरों पर किया गया है, बच्चों पर किया गया है। ठीक है, बड़े बुजुर्ग बुढ़ों पर नहीं किया गया है, वृद्धजनों पर नहीं किया गया है, बच्चों किशोर युवाओं पर यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति ने फोकस किया है। और ये मेघालय पहला उत्तरी पूर्वी राज्य बना है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 2022 को इसकी घोषणा हुई है ड्राफ्टिंग की। देश का वैसे यहाँ पर मेघालय तीसरा राज्य बना है इस टाइप की पॉलिसी लाने वाला, क्योंकि पहला और द्वितीय राज्य केरल कर्नाटक है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 28। बेरी मार्शल और रॉबिन वॉरेन ने किस बैक्टीरिया की खोज की थी जो मानव पेट में निवास करता है और लंबे समय तक पेट के ऊपरी हिस्से में छाले का कारण बनता है, यानी यहाँ पर अल्सर छोड़ देता है, वो एक तरीके से घाव कर देता है पेट के ऊपरी हिस्से में। तो ये जो बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो कौन से बैक्टीरिया की खोज? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की खोज है बेरी मार्शल और रॉबिन वॉरेन ने की। वैसे करंट अफेयर्स का नहीं है लेकिन लेटेस्ट खोज टाइप लग रहा था तो इंक्लूड किया। तो ये दोस्तों 2005 में फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का इस खोज हेतु हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की खोज हेतु रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल को नोबेल मेडल भी मिल चुका है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निर्मला पणिकर को कौन से नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 जो फरवरी 2023 में ये अवार्ड दिए गए, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2019 फेब 2023 में दिए गए। निर्मला पणिकर को मोहिनीअट्टम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए, निर्मला पणिकर मोहिनीअट्टम डांस है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली है, इसमें उनके योगदान के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। निर्मला पणिकर की बात हो रही है मोहिनीअट्टम में योगदान के लिए। नेक्स्ट जो सवाल है, भारत ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस देश को हराकर 2021 SAFF यानी साउथ एशियन जो फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीती है 2021 की भारत ने, वो नेपाल को हराकर जीती है। तो 2021 में ये मालदीव में आयोजित हुई है और भारत ने नेपाल को हराया। मालदीव में आयोजित है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की चैंपियनशिप 2021 जीती है, भारत ने नेपाल को हराया। और 2023 में भी ये चैंपियनशिप हो चुकी। तो 2023 में कहाँ पर हुई और किसने जीती? तो 2023 में भारत ने जीती लेकिन कुवैत को हराकर जीती 2023 में। 2021 में भारत ने जीती लेकिन नेपाल को हराकर जीती। 2021 में पूछे तो नेपाल को हराया, 2023 में भारत ने हराया कुवैत को। तो कुवैत यहाँ पर कुवैत उपविजेता रहा है, विजेता भारत रहा है। टॉप स्कोरर और बेस्ट प्लेयर 2023 में सुनील छेत्री हैं। 2023 सैफ चैंपियनशिप 21 जून से 4 जुलाई 2023 तक कहाँ पर हुई, आगे सवाल भी पूछा जाएगा। 2023 वाली ये चैंपियनशिप बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में आयोजित की गई है और 2023 का ये 14वां संस्करण है दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन का जो बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 31। निम्नलिखित में से किस शहर में फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल आयोजित किया गया? अब इस फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 से काफ़ी सवाल और आपको देखने को मिलेंगे इसी एमटीएस एग्जाम में। तो फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप 2022 भारत की 3 सिटीज़ में आयोजित हुआ है। 3 सिटीज़ में आपको पूछा है फाइनल कहाँ पर हुआ, तो फाइनल हुआ है नवी मुंबई में। नवी मुंबई में फाइनल हुआ है, लेकिन 3 सिटी जहाँ पर आपको पूछ ले कहाँ पर नहीं हुआ है तो ध्यान रखना। तो 3 सिटी होस्ट की है अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप को फीफा वाला फुटबॉल का 2022 में। भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, मारगांव गोवा में हुआ है और न्यू मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, जिसमें यहाँ पर विजेता रही है वो स्पेन रही है। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 में विजेता है ये स्पेन और उप विजेता है वो कोलंबिया है। तो स्पेन कोलंबिया। भारत ने भी यहाँ पर डेब्यू किया है मोरक्को और तंजानिया के साथ। तो मोरक्को डेब्यू, तंजानिया डेब्यू, भारत ने डेब्यू किया क्योंकि भारत मेजबान है तो यहाँ पर डेब्यू आसान हो गया भारत के लिए। दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने गृह प्रवेश योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य कौन से क्षेत्र के निवासियों को लाभ प्रदान करना है? तो गृह प्रवेश स्कीम है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवासियों को लाभ प्रदान करना, क्योंकि ये जो गृह प्रवेश योजना है ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल दोनों की योजनाओं के तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया गया, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, जून 2023 तक भारतीय संविधान
लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति देता है? अभी वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 550। ठीक है, पहले जो 552 हो सकते थे, दो एंग्लो इंडियन को हटाया गया है 134 संविधान संशोधन के तहत, और वर्तमान में जो 550 की कैपेसिटी है मैक्सिमम लोकसभा में। शुरुआत में लोकसभा में 1950 में कितनी कैपेसिटी थी? तो शुरुआत में थी 500 की थी, और फिर 1952 और 2020 के बीच में एंग्लो इंडियन के दो अतिरिक्त सदस्य यहाँ पर भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति नामित करते हैं, और ये जो दो नामित एंग्लो इंडियन है इसे जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत समाप्त किया गया। वर्तमान में 550 में से कितनी सीट है लोकसभा? अधिकतम 550 हो सकते हैं, वर्तमान में 543 सीट है। इसमें एनडीए की 334 सीट है, और एनडीए में बीजेपी है तो उसकी 301 है। आईएनसी की 50 सीट है, जो इंडिया, इनका नया गठबंधन हो चुका है इंडिया नाम से। और बाकी एससी एसटी की सीट की बात करें तो कुल 131 सीटें यानी 24% के आसपास एससी और एसटी के लिए रिजर्व हैं, जिसमें आपको पूछ ले एसटी की कितनी है, तो अनुसूचित जाति की 84 है, एससी की, ठीक है, अनुसूचित जाति की 84 है, अनुसूचित जनजाति की है 47। तो 131 एससी प्लस एसटी के लिए है, जिसमें 84 और 47। और बाकी सदन के लिए कोरम की कुल सदस्य का कोरम कितना होता है? 10% होता है। जैसे कि 550 सीट है तो इसका कोरम आपको 55 सदस्य तो होने अनिवार्य हैं मीटिंग के लिए। तो यहाँ पर नई संसद बन गई, आपको पता है। तो लोकसभा की बैठने के लिए कितनी सीट है नई संसद में? तो 888 सीट है। राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 है, वो निर्धारित है। राज्यसभा 250 में से 238 सदस्य हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रीय ने मनोनीत करते हैं। अगला सवाल, वर्तमान में राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। 34, मनिका बत्रा ने एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है, वो किस खेल से बिलोंग रखती हैं? तो एशियन कप टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता मनिका बत्रा ने। मनिका बत्रा टेबल टेनिस की प्लेयर। 37वें राष्ट्रीय खेलों का मास्कट क्या है? शुभंकर कहाँ है, क्या है? तो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे कहाँ पर? तो ये होंगे गोवा में। 38वें होंगे उत्तराखंड में। 36वें हो चुके हैं ये गुजरात में। तो 37वें नेशनल गेम्स गोवा में होंगे अक्टूबर 2023 से। 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मोगा है। आपको शुभंकर पूछे तो मोगा इसका शुभंकर है। मोगा का मतलब होता है लव। क्या होता है? मोगा यानी प्रेम होता है। कोंकणी भाषा का शब्द है मोगा, जो बाइसन का प्रतिनिधित्व करता है। और मोगा नामक शुभंकर का अनावरण गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत के द्वारा किया गया 37वें राष्ट्रीय खेल, जो कि गोवा में होने वाले हैं। इसमें कुल 43 इवेंट होंगे। स्पोर्ट इवेंट कितने होंगे? 37वें राष्ट्रीय खेलों में 43 होंगे। तो यहाँ पर एक नया स्पोर्ट इवेंट ऐड किया गया है 37वें राष्ट्रीय खेल में। वो गटका जो मार्शल आर्ट है, इसको ऐड किया गया है। पंजाब से जुड़ी मार्शल आर्ट शैली गटका भी यहाँ पर शामिल है 37वें राष्ट्रीय खेल में 43 टोटल इवेंट में। अब आप कहेंगे 36वां राष्ट्रीय खेल, क्योंकि राष्ट्रीय खेल से आगे भी आपको सवाल देखने को मिलेगा, तो एक ही वीडियो शुरुआत में आप सवाल को डिटेल में जान लो। 36वां राष्ट्रीय खेल है ये दोस्तों गुजरात के 6 सिटीज़ में हुए हैं। राष्ट्रीय खेल 2022 है 36वां एडिशन। 6 सिटी आपको पूछ ले कहाँ पर नहीं हुआ, तो अहमदाबाद में हुआ है, गांधीनगर में हुआ है, सूरत में, वडोदरा में, राजकोट में और भावनगर। 6 सिटीज़ में राष्ट्रीय खेल 2022 जो 36वां एडिशन हुआ है। इस 36वें एडिशन में दोस्तों टॉप किसने किया है? तो 36वें एडिशन में फर्स्ट रैंक तो सर्विसेज की है। मेडल के अकॉर्डिंग टॉप किया है वो महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र ने इस गेम्स में सबसे अधिक 140 मेडल जीते, लेकिन टॉप जो फर्स्ट रैंक रहती है वो गोल्ड मेडल अधिक जीतता है उसकी रहती है। तो महाराष्ट्र ने यहाँ पर सबसे अधिक मेडल जीते, ये ज़रूर आप कहेंगे। और सबसे अधिक मेडल वालों को यहाँ पर एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बेस्ट स्टेट ट्रॉफी दी जाती है, जो महाराष्ट्र को मिली 140 मेडल। इन 140 में से 39 गोल्ड, 38 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज है महाराष्ट्र की। और फर्स्ट वाली टीम सर्विसेज रही है 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में हुए। फर्स्ट टीम सर्विसेज के 61 गोल्ड है, 35 रजत हैं, 32 कांस्य, 128 मेडल है। थर्ड हरियाणा की रैंक रही है। और इसी राष्ट्रीय खेल में 2022 वाले 36वें राष्ट्रीय खेल में दो इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको याद रखने हैं। कौन कौन से दोस्तों? बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड 36वें राष्ट्रीय खेल में साजन प्रकाश को दिया गया, क्योंकि साजन प्रकाश ने जीते हैं 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, यानी टोटल साजन प्रकाश के नाम यहाँ पर आप कहेंगे 8 मेडल, 5 गोल्ड है जिसमें से। तो साजन प्रकाश बेस्ट पुरुष एथलीट राष्ट्रीय खेल 36 में,
बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड कर्नाटक की 14 साल की हर्षिका रामचंद्रा को मिला है, जिनके 6 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज है। और 38वें राष्ट्रीय खेल मैंने कहा उत्तराखंड में होंगे 24 में। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे अक्टूबर 2023 में, मोगा जिसका मास्कट है गोवा वाले का। ठीक है, तो ये कोई क्लियर हो गया सब कुछ राष्ट्रीय खेलों की। और जो 36वें राष्ट्रीय खेल हो चुके हैं गुजरात में, जिसमें सर्विस ने टॉप किया है, महाराष्ट्र ने सेकंड रैंक हासिल किए। तो 36वें राष्ट्रीय खेल का मास्कट क्या था? सावज था। सावज जो है, जो गुजराती शब्द इसका मतलब होता है शावक है। और राष्ट्रीय खेलों का जो गान था 36वें का, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित था। अगला सवाल नंबर 36, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का बहुआयामी गरीब प्रतिशत सबसे कम है? तो केरल का बता चुके हैं अपन, 0.71% सबसे कम बहुआयामी, सबसे अधिक है बिहार में। सवाल ऑलरेडी कवर हो चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, प्रसिद्ध कौन सा नाम क्या है लोक नाट्य कलाकार? डोमार सिंह कुंवर इनका नाम है, जिन्होंने 5 दशकों में सबसे अधिक समय तक नृत्य की परंपरा को संरक्षित किया है। कौन सी नृत्य की परंपरा को संरक्षित किया है? इनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था और इन्हें पद्मश्री 2023 दिया गया। तो पद्मश्री 2023 डोमार सिंह कुंवर को लोक नृत्य कलाकार नाट्य नाचा की। तो प्रसिद्ध नाट्य नाचा के लोक नृत्य कलाकार डोमार सिंह कुंवर। नाट्य नाचा, ठीक है, नाट्य नाचा है, डोमार सिंह कुंवर है, नाट्य नाचा के डांसर हैं और इन्हें 2023 में पद्मश्री दिया गया। अगला सवाल, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? दोबारा आ गया सवाल आपका फीफा का, जिसमें 3 सिटीज में हुआ। आपको पूछा था फाइनल कहां पर हुआ, पहले तो वो नवी मुंबई में हुआ, लेकिन यहां पर पूछा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में कितने देश भाग लिए? तो 16 देश ने भाग लिया। फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप 16 देशों ने भाग लिया, जिसमें नवी मुंबई में हुआ फाइनल मुकाबला और स्पेन ने जीता फाइनल को। कोलंबिया उपविजेता रहा है, डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ है। 2024 में ये दोस्तों डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित होगा फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक दोबारा पूछ लिया। गरीबी सूचकांक 2021 नीति आयोग वाला राष्ट्रीय, इस सूचकांक में चौथे स्थान पर, सबसे गरीब में चौथे स्थान पर भारत में कौन सा राज्य चौथे स्थान पर? तो एमपी चौथे पर है, मध्य प्रदेश प्रथम है, उसके बाद अपन ने देखा था झारखंड दूसरा है, तीसरा अपना उत्तर प्रदेश है, चौथा मध्य प्रदेश है और सबसे निचले स्तर पर कम गरीबी है वो केरला में, गोवा में, सिक्किम में है। तो ये सब कुछ कवर हो चुका है। अगला सवाल लिखते हैं, तमिलनाडु के किस खिलाड़ी ने मार्च 2023 में दूसरी एएफआई राष्ट्रीय जंप कंपटीशन में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता, ठीक है, एएफआई नेशनल जंप्स कंपटीशन में मार्च 2023 में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। लॉन्ग जंप में जैस्विन एल्ड्रिन ने, ये तमिलनाडु के दोस्तों जैस्विन एल्ड्रिन, तमिलनाडु के जैस्विन एल्ड्रिन ने दूसरी जो एएफआई नेशनल जंप्स कंपटीशन हुआ है अप्रैल 2022 में कोझिकोड में, तो इसमें इन्होंने 8.42 मीटर का लॉन्ग जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। पहले रिकॉर्ड था 8.36 मीटर का एम श्रीशंकर का। एम श्रीशंकर का रिकॉर्ड तोड़ा दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु के निवासी जैस्विन एल्ड्रिन ने। मुरली श्रीशंकर का 8.36 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ के 8.42 मीटर का नया रिकॉर्ड कायम किया। अगला सवाल है सवाल नंबर 41, पथ या सड़क विक्रेताओं स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनके वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसकी वर्षगांठ का समारोह 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया? तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना है। पीएम स्वनिधि योजना की फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर। स्व यानी एस यानी स्ट्रीट, वी यानी वेंडर। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यानी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की 1 जून 2020 को लॉन्च की गई योजना है, जिसका योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का लोन दिया जाएगा और ऐसा लोन देने में किसी तरह की उनसे गारंटी नहीं ली जाती, यानी उनको कोई कोलेटरल है या फिर गिरवी चीज़ नहीं रखनी पड़ेगी। और स्वनिधि योजना के तहत उन्हें 10,000 रुपये तक का मैक्सिमम लोन दिया जाता है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की ये पहल है।
अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 42 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दोबारा सवाल पूछ रहा है। एक बार पूछ रहा है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एक वैश्विक है। यहाँ पर सवाल देखो, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक डीपली और पूछा है 2022 के अनुसार पिछले कितने वर्ष में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। यानी भारत के 415 मिलियन लोग हैं वो गरीबी से हट चुके हैं, दूर हो चुके हैं, गरीबी उन पे नहीं रही है। तो 415 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने में समय लगा है 15 वर्ष। कितना? 15 वर्ष, यानी 2005-6 से लेकर 2019 से 21 है, लगभग 15 वर्ष के दौरान 415 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी आप कहेंगे 2005-6 में जो 645 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी थे, वो 2019 से 21 में 230 मिलियन रह चुके हैं। तो आप 645 में से 230 माइनस करेंगे तो 415 मिलियन लोग हैं वो गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने? 230 मिलियन है। ध्यान रखना ये गरीब है वर्तमान में। आप कहेंगे ये जो वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये कौन तैयार करता है? तो ये बता चुका हूँ, यूएनडीपी करती है और ओपीएचआई करती है। ओपीएचआई का मतलब ये हुआ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये इंडेक्स किस आधार पर तय होता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर। गरीबी की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट कहाँ पर आई? 2005-6 से लेकर यहाँ पर 2019 से 21 में 55.1% गरीबी से ये गिरावट हो गई 16.14% तक आ गई। तो 55.1 से 16.4% गिरावट दर्ज की गई। विश्व स्तर पर 110 देशों के 6.1 अरब लोगों में से 1.1 अरब लोग हैं अभी भी बहुआयामी गरीब हैं। पूरे वर्ल्ड में 110 देशों के 6.1 अरब में से अभी 1.1 अरब है, यानी कुल आबादी का 18% बहुआयामी गरीब हैं। और सबसे अधिक उप सहारा अफ्रीका में गरीबों की संख्या 534 मिलियन है और दक्षिण एशिया में ये संख्या 389 मिलियन है। तो सहारा अफ्रीका में ये 534 और दक्षिण एशिया में 389 मिलियन। भारत में गरीब हैं अधिक, सबसे अधिक लोग हैं गरीबी, 230 मिलियन पीपल भारत में गरीब हैं, ये अपन बता चुके हैं। और बहुआयामी रूप से गरीब और पोषण से वंचित लोगों का प्रतिशत 5-6 से, जो 5-6 में बहुआयामी गरीब थे या फिर पोषण से वंचित थे, उनका परसेंटेज था 5-6 में 44.3%। ये घटकर 2019 से 21 में 11.8% हो गया है। और बाल मृत्यु दर भी 4.5% से घटकर 1.5% हो गई है। नेक्स्ट सवाल नंबर 43। छत्तीसगढ़ के श्री डोमार सिंह कुंवर हैं, इनको नाट्य नाच, तो ये सवाल पहले भी आ चुका है कि डोमार सिंह कुंवर को किस हेतु पद्म अवार्ड दिया गया है? तो नाट्य नाच के लिए, उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2023 दिया गया है नाट्य नाच के लिए डोमार सिंह कुंवर को। 44 सवाल क्या है? किस राज्य ने भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है? 36वां गुजरात है, 37वां आपका अभी अक्टूबर में गोवा में होगा, 38वां आपका होगा उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2023 में तीसरी बार आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मेजबानी की है? तो आईबीए जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, ये सवाल और भी आगे पूछा जाएगा, यानी बहुत बार रिपीट होने वाला सवाल है। तो मार्च 2023 में आईबीए महिला विमन बॉक्सिंग विश्व, जो विमन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, ये 13वां संस्करण है, 2023 में हुआ है, जो कि मार्च 2023 में नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली भारत में हुआ है। और भारत यहाँ पर 2006 के बाद पहली बार पदक तालिका में टॉप किया है। तो आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी, यहाँ पर विमन की मुक्केबाजी है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 है, इसमें भारत ने टॉप किया है। टॉप में भारत ने कितने मेडल जीते थे? 4 मेडल जीते और 4 के 4 मेडल भारत ने गोल्ड जीता। भाई गोल्ड से कम बात ही नहीं, नो सिल्वर नो ब्रॉन्ज, 4 मेडल गोल्ड के साथ भारत ने किया है टॉप। आप कहेंगे 4 कौन है भाई जिन्होंने गोल्ड जीत दिया है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में? ध्यान रखना, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आईबीए विमन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में 4 जो भारत की मेडलिस्ट है महिलाएं, उसमें मिनिमम वेट में है नीतू घागास हैं बॉक्सिंग में, लाइट फ्लाई वेट में है निखत जरीन, बॉक्सिंग की बात हो रही है, मिडिल वेट में है लवलीना बोहरगेन और लाइट हेवी वेट में है स्वीटी बुरा। तो नीतू घागास, निखत जरीन, लवलीना बोरगेन और स्वीटी बोरान। तो स्वीटी, लवलीना, निखत और नीतू, ये हैं 4 गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2023 आईबीए विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो इंडिया नई दिल्ली में हुई है। अगला सवाल, कर्नाटक की रानी मच्चैया को कर्नाटक और कर्नाटक के बाहर कौन सी आर्ट को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो रानी मच्चैया को पद्मश्री दिया गया है
उनकी जो आर्ट है वो है उन्मत्त आर्ट। ठीक है, उन्मत्त आर्ट ये एक तरीके से डांस है, कर्नाटक राज्य का ये डांस है। तो उन्मत्त आर्ट है, रानी मच्चैया है, इसकी रानी है, क्वीन ऑफ उन्मत्त आर्ट रानी मच्चैया है। और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उन्मत्त आर्ट है तो रानी मच्चैया को, कर्नाटक का ये है। ये रानी मच्चैया कहाँ से? कर्नाटक से। 47वां सवाल क्या कहता है? समुद्री डकैती विरोधी एक्ट 2022, मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 के रेफरेंस में कौन से कथन सत्य हैं? स्टेटमेंट देखिएगा, मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 के समुद्री डकैती किस प्रकार विरोध करना है। ये जो एक्ट है संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 टाइटल से 2022 को राज्यसभा में इसको मंजूरी दी है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो समुद्री डकैती एंटी पायरेसी एक्ट है ये दिसंबर 2022 में राज्यसभा से मंजूरी मिली है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, ये एक्ट भारतीय अधिकारियों को खुले समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता। बिल्कुल, समुद्री डकैती नहीं होनी चाहिए खुले समुद्र में बिना किसी अनुमति के। तो ये होगा, भारतीय अधिकारियों को सक्षम बनाता है वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए। करेक्ट है। ये विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से परे समुद्र पर लागू होता है। बिल्कुल, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है उससे परे समुद्र पर लागू होता है। जो भारत के समुद्र तट से 500 समुद्री मील से ऊपर है। नॉटिकल मील यहाँ पर 200 होंगे, 500 नहीं होंगे। जो आपका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र रहता है समुद्र का वो 200 समुद्री मील है, वो ऊपर रहता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। अधिनियम समुद्री डकैती को किसी निजी जहाज, अब देखिए इस एक्ट की परिभाषा क्या है। समुद्री डकैती विरोधी विधेयक है, कौन डकैती, किस केस में क्या डकैती है। तो ये एक्ट समुद्री डकैती को किसी निजी जहाज या विमान, कोई भी निजी जहाज यदि समुद्र में आती है, प्राइवेट विमान बोट आती है, उनके चालक दल या यात्रियों के द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए यदि कोई जहाज आती है समुद्र में, किसी जहाज, विमान या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के लिए, वहाँ पर हिंसा, हिरासत और विनाश का कार्य होता है, उस केस को डिफाइन करती है। ये डकैती विरोधी विधेयक है। तो 1, 2, 4 करेक्ट है। यदि 200 होता तो ये तीसरा वाला भी करेक्ट हो सकता था। तो ये भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं से सटे और उससे परे समुद्र यानी समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील से परे सभी हिस्सों पर लागू होता है। समुद्री डकैती का कृत्य करने, सहायता, समर्थन या सलाह देने के लिए इस एक्ट के तहत 14 साल तक की कैद या जुर्माना का प्रावधान है, सजा दी गई है। अब देखिए ये जो एक्ट है, एक दोस्तों संधि हुई है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इस समझौते को लॉ ऑफ द सी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ द सी है, ये UNCLOS है। समुद्र में क्या नियम है, इस नियमों को तय करने के लिए इन्होंने 5 क्षेत्र में विभाजित किया है समुद्र को। समुद्री क्षेत्र में 5 क्षेत्र कौन से? आंतरिक क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र और कंटिन्यूस क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है EEZ है, विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र। 5 क्षेत्र हैं। आपको पूछ ले किसी देश का समुद्र में कितना अधिकार रहता है, तो अलग अलग एरिया रहता है और अलग अलग उसमें अधिकार है। सबसे नज़दीक वाला जो क्षेत्र है ना उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे प्रादेशिक समुद्री सीमा है, इसमें सब कुछ अधिकार रहते हैं। जैसे ये 12 नॉटिकल मील रहती है, आधार रेखा से समुद्र जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से 12 नॉटिकल मील तक पूरा अधिकार रहता है उस देश का। एक समुद्री मील है 1.8 माइल के इक्वल होती हैं। 1 नॉटिकल मील 1.8 मील के इक्वल है और 12 नॉटिकल मील तक है प्रादेशिक समुद्री सीमा। और बात करूं अविच्छिन्न मंडल सीमा जो कंटिन्यूस जोन है वो 24 नॉटिकल मील तक मिलेगा आपको। इसमें कुछ लिमिटेड अधिकार रहते हैं। और यहाँ पर जो आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो 200 नॉटिकल मील तक रहता है आधार रेखा से। इसमें भी कुछ लिमिटेड अधिकार रहते हैं। इसके डिटेल में रहेंगे तो बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, कपड़ा मंत्रालय 2022-23 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य कॉटन कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पहला दोस्तों सबसे अधिक कॉटन होता है गुजरात में, सेकंड यहाँ पर कॉटन होता है महाराष्ट्र में, थर्ड होता है तेलंगाना में। तो महाराष्ट्र में सेकंड यहाँ पर हाईएस्ट है, पहला होता है गुजरात में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की जनगणना। अब देखिए जनगणना का अलग से वीडियो आएगा, एक सवाल डाल देता हूँ रेफरेंस में कि किस टाइप से सवाल यहाँ पर मिल रहे हैं। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे अधिक आपको पता है लिंगानुपात केरल का है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट किसका है? वो तमिलनाडु का है। केरला का लिंगानुपात कितना है? तो केरल का है 1084 महिलाएं पर 1000 पुरुष है। भारत का लिंगानुपात 943 फीमेल पर 1000 मेल है। सेकंड हाईएस्ट लिंगानुपात है दोस्तों, लिंगानुपात वो आपको पूछा है, दूसरे सबसे अधिक वो तमिलनाडु का है। वैसे पुदुचेरी सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन राज्य के केस में तमिलनाडु है। तमिलनाडु का लिंगानुपात 995 है। फोर्थ हाईएस्ट आंध्र प्रदेश का है 992। तमिलनाडु 995 थर्ड
हाईएस्ट यूटी और राज्य दोनों के केस में, बाकी केवल राज्य के केस में सेकंड है। यूटी में सबसे अधिक लिंगानुपात है वो पुदुचेरी का है, 1038 पुरुष पर एक महिलाएं पर 1000 पुरुष 1038 है पुदुचेरी का, 1084 है केरला का। सबसे कम लिंगानुपात है वो हरियाणा का 879 है। और यूटी के केस में सबसे कम, या फिर स्टेट और यूटी दोनों इंक्लूड के केस में सबसे कम दमन दीव का 618 है। सेकंड स्टेट जिसका लिंगानुपात सबसे कम है, जैसे तमिलनाडु का हाईएस्ट का पूछे थे, या फिर सेकंड सबसे कम का पूछे थे, सिक्किम का है 890। अगला सवाल देखते हैं, 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप, ज़्यादातर करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं स्पोर्ट के, ध्यान रखिएगा। तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का फाइनल है ये ओडिशा में आयोजित हुआ है, और इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है वो हीरो है। तो आप कह सकते हो 2023 हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल जो फुटबॉल चैंपियनशिप है ये थर्ड एडिशन 2023 में हुआ। ये ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। और इंटरकॉन्टिनेंटल का फुटबॉल चैंपियनशिप में विजेता रही है इंडिया, उप विजेता रही है लेबनान। तो लेबनान, यहाँ पर आगे सवाल आएगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल का फुटबॉल चैंपियनशिप में उप विजेता टीम कौन सी है, तो वो लेबनान रही है। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बेस्ट प्लेयर इसमें रहे हैं संदेश झिंगन, जो कि भारत के हैं। संदेश झिंगन है इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 में बेस्ट प्लेयर रहे हैं। 4 देश यहाँ पर भाग लिए हैं इस इंटरकॉन्टिनेंटल हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप में। 4 कौन से देश हैं? लेबनान जो उप विजेता रहा है, इंडिया है, और वनुएटू है, और मंगोलिया, इंडिया, वनुएटू और लेबनान ने भाग लिया है। वैसे बात करूं भारत की रैंकिंग क्या है, फीफा जो रैंकिंग है फुटबॉल फेडरेशन, उसके अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग है वो 101वीं, फीफा रैंक जारी करता है तो भारत की 101वीं रैंक है। मार्च 2023 में डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कौन सा खेल खेलते हैं? डी गुकेश हैं, शतरंज हैं, चेस के खिलाड़ी हैं। डी गुकेश चेस के खिलाड़ी हैं और इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार शतरंज में दिया गया डी गुकेश को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत ने 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। ये मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 23 तक हो रही थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला इंडिया ने। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये फाइनल खेला, कहाँ पर खेला? तो ये ओवल लंदन में आयोजित हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली थी ये चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता ऑस्ट्रेलिया ने, 209 रन से जीत गया। ओवल लंदन में आयोजित हुआ। तो चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, पहला ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है तो उनका पहला टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने जीता, उप विजेता भारत रहा है। सबसे अधिक रन थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो रूट के 1915 रन। सबसे अधिक विकेट है नाथन लायन के 88 विकेट हैं। और ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कितने देशों के मध्य यहाँ पर भाग लिया? तो 9 देशों के मध्य हुई है। अगला सवाल नंबर 53, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करने और गांव के आसपास के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना, तो गांवों की रक्षा के लिए गार्ड, तो यहाँ पर किस टाइप से गांवों की सुरक्षा के लिए जम्मू और कश्मीर ने पहल की, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी की ज़्यादा जरूरत है। तो जम्मू कश्मीर ने किस प्रकार गांवों के लोगों की आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए, तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड एक तरीके से स्कीम शुरू की है, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखते हैं 54, ACF ने ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया। ऊपर आपने देखा कौन ग्रैंड मास्टर, डी गुकेश को मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, जो उनकी 2700 एलो रेटिंग लक्ष्य को तोड़ने वाले, ये केवल छठे भारतीय 2700 से ऊपर रेटिंग पाने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं डी गुकेश, जिन्हें 2700 से ऊपर एलो रेटिंग मिली है और छठे ओवरऑल है भारतीय। नेक्स्ट वाला देखते हैं 55, निम्नलिखित में से किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ? अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मैं पूरे संस्करण बता दूं, 2018 से शुरुआत हुई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 दिल्ली में हुआ। आपको जो सेकंड पूछा है वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, थर्ड गुवाहाटी असम में हुआ है, और चौथा 2021 में पंचकुला हरियाणा में हुआ है, पांचवा भोपाल में हुआ 2023 में। तो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स भोपाल में, पहला दिल्ली में, सेकंड पुणे में, थर्ड गुवाहाटी, चौथा पंचकुला हरियाणा। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फर्स्ट रैंक रही है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज, 161 मेडल के साथ महाराष्ट्र ने टॉप किया 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। महाराष्ट्र के पास बाद सेकंड रैंक हरियाणा की, थर्ड है मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित हुआ है 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स।
नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग है, यूनिवर्सिटी गेम अलग है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3rd एडिशन हुआ है। इसमें किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण जो कि 2023 में हुआ है 3rd एडिशन। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 3rd एडिशन 2023 में टॉप करने वाली यूनिवर्सिटी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरा संस्करण हुआ कहाँ पर है? तो ये संस्करण दोस्तों उत्तर प्रदेश के 4 सिटी में हुआ। आगे सवाल आएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ पर हुई है? तो यूपी के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में। और बाकी एक इवेंट जो शूटिंग की है वो दिल्ली में भी हुई है। और इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के 26 गोल्ड, 17 रजत, 26 कांस्य हैं। तो 26, 17, 26, 69 टोटल मेडल है। सेकंड गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, थर्ड जैन यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण ये हो गया। इसका एक तरीके से संपन्न समारोह हुआ था, वो IIT BHU में हुआ। और इसका आयोजन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन कराती है? SCI जो भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साथ भारतीय विश्वविद्यालय, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ के द्वारा होता है। पहला संस्करण 2020 में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ओडिशा में हुआ। सेकेंड संस्करण 2022 में जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में हुआ, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप भी किया। 2022 में जैन यूनिवर्सिटी टॉप हुई और यहाँ पर 3rd स्थान पर रही है जैन यूनिवर्सिटी 2023 में। पहली पंजाब है, दूसरी है गुरु नानक देव। अगला सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर 57। किस राज्य ने एडवोकेट जो अधिवक्ता है, एडवोकेट है, उनकी सिक्योरिटी के लिए विधेयक पारित किया है? तो स्वास्थ्य के लिए पहला विधेयक, एडवोकेट के लिए पहला विधेयक इनका किया है राजस्थान ने। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 पेश की है? सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 है, जो 5 वर्ष की नीति 2022 से 27 तक। गुजरात ने इस नीति के तहत 2 लाख के नए रोजगार अवसर पैदा करने के यहाँ पर ये नीति सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 पेश की है कि 2 लाख लोगों को नया रोजगार मिलेगा। अगला सवाल, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ जो पार्श्व गायक है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर है, पुरुष का अवार्ड जीता है फिल्म फेयर, जो 68वें अवार्ड हुए हैं। तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में अरिजीत सिंह को मिला है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड। तो इनके और अवार्ड देख लेते हैं फिल्म फेयर 2023 के। फिल्म फेयर 2023 की बात करें तो इनके ये अवार्ड में बेस्ट फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। तो सबसे अधिक मेडल हैं वो गंगूबाई काठियावाड़ी को दिए हैं, 10 मेडल जीता है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी ने। क्रिटिक्स अवार्ड में बेस्ट फिल्म का बधाई 2 मूवी को दिया गया है। बधाई 2 मूवी टाइटल्स, क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट फिल्म का है गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट डायरेक्टर का है संजय लीला भंसाली। बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट। बेस्ट एक्टर है राजकुमार राव। बेस्ट एक्टर क्राइटिक्स में है संजय मिश्रा। इसके अतिरिक्त बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर है वो कविता सेठ है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो प्रेम चोपड़ा को दिया गया। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है वो शीबा चड्डा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 60। शमा भाटे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया? शमा भाटे, शमा बांध दी भाई, कथक में शमा बांध दी। शमा भाटे कथक में इनका योगदान, यानी कथक की ये डांसर हैं। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 जो फरवरी 2023 में मिले हैं वो दिया गया इन्हें। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग सेठी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की बात हो रही है, इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनी है। ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? आपको पूछ लिया ये सवाल देकर कि ये हुई कहाँ पर है। अब ये जो चैंपियनशिप है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, ये दुबई में हुई है। शेख राशिद बिन हमदान इंडोर हॉल दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में हुई है। 25 से 30 अप्रैल 2023 तक हुई है। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद नहीं रखना कि दुबई में हुई है, क्योंकि ये तो आ गया है। अब आपके लिए और इम्पोर्टेंट है कि इसमें प्रथम भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन है जो कि गोल्ड जीता है? तो ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी हैं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनी है। ये हुई है दुबई में। और पुरुष एकल में जीता है एंथनी सिनिशुका गिंटिंग, और महिला एकल में जीता है ताई तजू यिंग है। ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। अगला सवाल नंबर 62। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव? जनजातीय खेल महोत्सव ओडिशा में हुआ, आप सभी को बता दिया। ओडिशा ने यहाँ पर टॉप किया है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में गुरचरण सिंह को
किस क्षेत्र में उनके विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो गुरचरण सिंह है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इसमें क्रिकेट में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया गया है, राष्ट्रपति जी ने 2023 में दिया है। क्रिकेट में गुरचरण सिंह, क्रिकेट। अगला सवाल देखते हैं, ज्योति यारा जी 2023 में निम्नलिखित में से किस खेल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ज्योति यारा जी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है इंडोर हर्डलिंग में, इंडोर बाधा दौड़ में बनाया। तो इंडोर में बाधा दौड़ के अंदर ज्योति यारा जी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 100 मीटर बाधा दौड़ को उन्होंने 12.78 सेकंड में कंप्लीट करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 23 वर्षीय ज्योति यारा जी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो कि जुलाई अगस्त 2023 में हुई है, इसमें 100 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने 12.78 सेकंड में कंप्लीट करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, ब्रॉन्ज मेडल जीता ज्योति यारा जी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, जो कि चीन में हुआ है। और भारत की रैंक यहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में रही है वो 7वीं रही है, फर्स्ट चाइना की रही है। भारत की जो 7वीं रैंक है उसमें 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज है, 26 मेडल भारत के नाम है। 7वीं रैंक है भारत की, 11 गोल्ड, 5 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। फर्स्ट है वो चाइना के 178 मेडल। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम खेलो इंडिया विंटर गेम्स, अभी यूनिवर्सिटी गेम्स हो गई, विंटर गेम्स, यूथ गेम्स का बता दिया 2018 में दिल्ली में हुए हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला आयोजन हुआ 2020 में। 2020 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। विंटर गेम्स ये होते कहाँ पर है? तो ये होते हैं दोस्तों गुलमार्ग में, लेह में होते हैं, वहीं पर होते हैं। सर्दियों में आपको बर्फ मिलेगी, जहाँ बर्फ है वहाँ पर विंटर गेम्स होंगे। तो 2020 में पहली बार जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो लेह और गुलमार्ग में हुए हैं, जिसमें फर्स्ट रैंक हमेशा जम्मू कश्मीर लेके आ रही है, क्योंकि वहाँ के निवासी ही बेस्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे जब इवेंट होती है विंटर की, जब आइस पर इवेंट होती है। जम्मू कश्मीर टॉप किया। सेकंड सर्विसेज की रही है 2020 में। 2021 में लेह और गुलमार्ग में हुए, जिसमें फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकंड कर्नाटक है। 2023 में गुलमार्ग में हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, गुलमार्ग 2023 में हुआ, जिसमें फर्स्ट जम्मू कश्मीर ने रैंक हासिल की है, 76 मेडल थे। सेकंड महाराष्ट्र ने 27 मेडल, थर्ड हिमाचल प्रदेश। सेकंड रैंक महाराष्ट्र की है 2023 में। और इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं तो आप देख सकते हो, स्कीइंग होगा, एल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्नो रग्बी, आइस स्टॉक स्पोर्ट, स्नो बेसबॉल, माउंटेनियरिंग, स्नो शू रनिंग, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग, ये सभी होते हैं। अगला सवाल लिखते हैं, रानी मचिया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो रानी मचिया, बार बार सवाल आ रहा है, कर्नाटक का जो डांस है उमाट आर्ट करके था, 2023 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है। अगला सवाल, तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान का अनुसूचित जनजाति आदेश सेकेंड अमेंडमेंट, यहाँ पर एसटी की बात हो रही है, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक एससी का भी है सेकेंड अमेंडमेंट। सवाल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, इसी एक्ट से और भी आपको काफी सवाल पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर आपको तमिलनाडु राज्य के रेफरेंस में पूछा है कि संविधान अनुसूचित जनजाति एसटी आदेश सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2022, ये तमिलनाडु में केवल एसटी का है तो तमिलनाडु, एससी और एसटी दोनों का सेकेंड अमेंडमेंट है तो वो उत्तर प्रदेश के लिए है, और केवल एसटी का है तो वो तमिलनाडु के लिए है। तो तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कौन कौन सी 2 जातियों को शामिल किया गया है, यानी एससी से एसटी में शामिल होने वाली 2 जातियां जो तमिलनाडु के सेकेंड एसटी अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत हुई है। तो उसमें 2 जातियां हैं, नारिको रावण, क्या है, नारिको रावण और कुर्वीकरण, कुर्वीकरण नारिको रावण, नारिको रावण कुर्वीकरण, 2 जनजातियां ऐड की गई है एससी से एसटी में। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है अनुसूचित जनजाति का, तमिलनाडु के रेफरेंस में है ये एसटी का, और केवल आपको एससी और एसटी पूछे, इन दोनों का सेकेंड अमेंडमेंट पूछे 2022 का, वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जातियों को जनजाति में ऐड किया गया है? तो ये जो सेकेंड अमेंडमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसमें गोंडा समुदाय को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में ऐड किया गया है। गोंडा समुदाय है और इसकी 4 उपजाति भी शामिल हुई, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, और ये 5 उपजाति राजगौंड, इनको भी अनुसूचित जनजाति की सूची में ऐड किया गया, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगौंड। तो ये विशेषकर 4 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर है, वहाँ की ये गौंड जनजाति है, इसी को ऐड किया गया है एससी से एसटी में। तो एससी एसटी दोनों का उल्लेख करके तो वो उत्तर प्रदेश का है, केवल एसटी का उल्लेख करके तो तमिलनाडु की 2 जातियां हैं, और यहाँ पर चौथा संशोधन पूछ रहे तो वो कर्नाटक का है। चौथा है एसटी का अनुसूचित जनजाति का, चौथा पूछे तो वो कर्नाटक का है। तो कर्नाटक में कौन सी जाति? तो विधेयक है कर्नाटक में यहाँ पर कडू करूबा समुदाय को यहाँ पर बेटा करूबा को शामिल किया है। तो कडू करूबा या फिर
बेटा करूबा समुदाय ये ऐड हुआ है एसटी में, तो बेटा करूबा ये है कर्नाटक का। बाकी हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है, ये भी ऐड हुई है। और भींजिया जनजाति है, भींजिया जनजाति ये छत्तीसगढ़ की है। और ये सभी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है, मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार पड़ोसी देशों के किस समूह का स्थान भारत से पीछे है? भाई मानव विकास सूचकांक में भारत से पीछे है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और आप कहेंगे तो भारत से आगे वाले कौन से पड़ोसी देश है? तो भारत से भी आगे है मानव विकास में, तो श्रीलंका भारत से आगे है, चाइना भारत से आगे है, भूटान भारत से आगे है, बांग्लादेश भारत से आगे है। तो ये सूचकांक में भारत से ऊपर है, तो श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान ये भारत से ऊपर है मानव विकास सूचकांक में। भारत की रैंक कौन सी है? तो 2021 में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। तो भारत का कितना यहाँ पर पॉइंट है? 0.633 मानव विकास वैल्यू है, मानव विकास सूचकांक का मान है 0.633 है। और इसके तहत 132वीं रैंक इंडिया की है। फर्स्ट रैंक है वो स्विट्जरलैंड की है, उसके बाद नॉर्वे, आइसलैंड है वो दूसरे स्थान पर है, और आइसलैंड तीसरे पर। 2021 में जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 67.2 वर्ष दर्ज की गई। तो जन्म के समय भारत के एक व्यक्ति की लगभग एवरेज जीवन प्रत्याशा की 67.5 वर्ष जीवित रहेगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ये जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। 3 प्रमुख आयाम जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के डिफाइन करके ये तय करता है कि कौन से देश का मानव विकास अच्छा है। यूएनडीपी जो जारी करते हैं इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। और बाकी भारत से आगे श्रीलंका है, तो श्रीलंका की रैंक 173वीं, भारत की 132 है, तो श्रीलंका की 73वीं है। चाइना की है 79वीं, भूटान की 127वीं है, बांग्लादेश की 129वीं है, नेपाल की 143वीं है, नेपाल पीछे बाहर से, पाकिस्तान की 161वीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर। वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे जिनका 2022 में लखनऊ में निधन हो गया, तो वो हैं सैयद सिप्त रजी। सैयद सिप्त रजी झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे 2004 से 9 के दरमियान। तो 2022 में लखनऊ में निधन हो गया है सैयद सिप्त रजी का। अगला सवाल है, मुमताज खान को 2022 में FIH विमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया। वो निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो भाई FIH यानी हॉकी का पहले ही इन्होंने दे दिया है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, तो हॉकी खेल खेलती है भाई। FIH वुमन, जब FIH ऐड किया तो वो हॉकी है ना। वुमन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है मुमताज़ खान को। तो यहाँ पर ये सब मैं अवार्ड बता देता हूँ आपको। भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2021-22 के लिए पुरुषों के FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के रूप में नामित किया गया है। तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर मैन में पुरुषों में है हरमनप्रीत सिंह, और ये सेकेंड बार हुए नामित। तो ये पुरुष युगल में लगातार 2 साल ये पुरस्कार जीते हैं हरमनप्रीत सिंह। FIH महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो डच खिलाड़ी फेलिस अल्ब्रस को दिया गया। FIH राइजिंग स्टार पुरुष, जैसे कि राइजिंग स्टार आपको महिला में पूछा है तो वो मुमताज़ खान थी। FIH वुमन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मुमताज़ खान, और पुरुष FIH स्टार राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर है वो थे टिमोथी कैलमेंट। FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर है PR श्रीजेश। FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पूनिया। FIH पुरुष कोच ऑफ द ईयर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राम रेड। तो ये सभी अवार्ड हैं FIH के, वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने, जिसमें मुमताज़ खान का आपको पूछा है, हॉकी की खिलाड़ी भी है। नेक्स्ट यहाँ पर 2023 ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 में किस स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? देखिए, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप अलग है और जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप अलग है। तो इनका जो सवाल अकॉर्डिंग टू जूनियर वर्ल्ड कप के हैं, क्योंकि चैंपियनशिप में यहाँ पर अमनप्रीत सिंह ने कोई मेडल जीता ही नहीं है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल में ये जो गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, तो ये हो जाएगा पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल में। मैं आपको बता देता हूँ 2023 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। आगे और भी सवाल आएगा। भारत ने यहाँ पर टॉप किया है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023, चैंपियनशिप ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं साथ में, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 भारत यहाँ पर फर्स्ट रैंक रहा है। इसका 15 पदक है इंडिया के, 6 गोल्ड है इसमें, 6 ही रजत है, 6 गोल्ड 6 रजत और 3 ब्रॉन्ज है। तो 15 मेडल के साथ भारत ने टॉप किया है। और ISSF जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 में भारत के 17 मेडल है, जिसमें 6 गोल्ड 6 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज है। और चैंपियनशिप ऐड न करके ISSF जूनियर वर्ल्ड कप है, इसमें भारत के 6 गोल्ड 6 रजत और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। यानी यहाँ पर
15 मेडल है और भारत टॉप किया है। और चैंपियनशिप में भारत ने सेकंड स्थान हासिल किया, ये ध्यान रखिएगा। और जो 6 गोल्ड मेडल हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में, इसमें जो आपको अमनप्रीत सिंह का पूछा तो वो मेंस में 25 मीटर पिस्टल का है। तो 6 के 6 गोल्ड बता दूं आपके, उसमें आपका आ जाएगा संयम को वुमेन्स में, जो महिला का नाम संयम है, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में इनका गोल्ड है। धनुष श्रीकांत मेंस 10 मीटर एयर राइफल में इनका गोल्ड है। अवनप्रीत सिंह इनका पूछा तो मेंस 25 मीटर में है। धनुष ने 10 मीटर धनुष चलाया। संयम ने संयम रखा 10 मीटर पिस्टल में, ठीक है। गौतम भानोट है और अभिनव शो, इन दोनों का मिक्स्ड में है 10 मीटर एयर राइफल है 10 मीटर। संयम ने क्या किया, पिस्टल चलाई थी, ठीक है। और गौतम भानोट अभिनव शो 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड में है। गौतम भानोट, स्वाति चौधरी, सोनम उत्तम मस्कार, ये वुमन 10 मीटर एयर राइफल टीम के अंतर्गत है, गोल्ड है। मेघना शादुला, पायल खत्री, सिमनप्रीत कौर बरार, इनका वुमन 25 मीटर पिस्टल टीम में है गोल्ड मेडल। तो ये 6 गोल्ड मेडलिस्ट है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में, जिसमें भारत के 6 गोल्ड, 6 सिल्वर, 3 कांस्य है और भारत के 15 मेडल के साथ टॉप है। और बाकी ये जो अमनप्रीत सिंह है, ये बाकू अजरबैजान में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, 2023 वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे और भी सवाल आएगा। 2023 वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप तमिलनाडु में हुई है, भारत में हुई है। ये चैंपियनशिप है 2023 में 13 से 17 जून तक चेन्नई तमिलनाडु के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में आयोजित की गई। तो चेन्नई तमिलनाडु एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 हुई है। टूर्नामेंट में भारत सहित 8 देश हैं जिसने भाग लिया इस टूर्नामेंट में, यानी यहाँ पर हांगकांग, जापान, मलेशिया, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया और इंडिया, 8 देशों ने ये स्क्वैश चैंपियनशिप जो तमिलनाडु में हुई है, इसमें इस चैंपियनशिप में जो फाइनल जीता वो इजिप्ट ने जीता है, मिस्र ने जीता है। तो यहाँ आपको पूछ ले, तमिलनाडु में आयोजित वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप में फाइनल चैंपियन कौन सी टीम रही है। तो फाइनल में इजिप्ट रही है, उप विजेता मलेशिया रही है। और भारत कौन से रैंक पर रहा है, भारत के साथ कौन सा देश तीसरे रैंक पर रहा है, इस टाइप से भी पूछ लें। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 तमिलनाडु में आयोजित हुई है। भारत और जापान यहाँ पर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। पहले पर इजिप्ट है, सेकंड पे मलेशिया है। मेजबान जो भारत में हुआ है तमिलनाडु में, तो भारत यहाँ पर तीसरे रैंक पर रहा है, जापान के साथ रहा है, ये भी याद रखना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 में ओडिशा वाला कंप्लीट हो चुका है। बार बार आ रहा रिपीट हो रहा सवाल। 2023 में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये एचओसैम के अध्यक्ष बने हैं, यानी एसोसिएट, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एचओसैम, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम 1920 में स्थापित है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इसके अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। और नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है, नासकॉम है ये दोस्तों नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1988 में स्थापित है, इसके हेडक्वार्टर नोएडा और नई दिल्ली दोनों में है। और नासकॉम के चेयरमैन है वो है कृष्ण रामानुजन। नेक्स्ट सवाल अपन देखते हैं, फिक्की के अध्यक्ष कौन है, वो है दोस्तों सुब्रकांत पांडा है प्रेसिडेंट फिक्की के। रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में कितने T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो टोटल T20 क्रिकेट मैच 400 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। तो 400 T20 मैच खेलने वाले, और सबसे अधिक दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड के नाम। 614 मैच खेले इन्होंने किरोन पोलार्ड ने। इसमें IPL वगैरह सारे इंक्लूड है। निम्नलिखित में से किसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 नहीं मिला है। तो ये अवार्ड 2023 में दिए गए हैं, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 में, 2021 वाले दिए गए। इसमें अलग अलग डांस के लिए अलग अवार्ड दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर किसको नहीं मिला, तो यहाँ पर सुमित्रा गुहा को नहीं मिला, बाकी जयलक्ष्मी ईश्वर, नीना प्रसाद और ये इबे मोमी देवी, सभी को बता देता हूँ जिनको अवार्ड मिले हैं संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2021-23 के। संगीत नाटक अकादमी जो 23 वाले अवार्ड हैं, इसमें आपको आगे सवाल भी पूछा जाएगा कि छऊ डांस में किसे मिला, तो भुवन कुमार को मिला है। यहाँ पर कथक में मिला श्यामा भाटे का ऑलरेडी पूछा है, भुवन कुमार का शायद पूछा है या पूछ लेंगे। छऊ नृत्य में भुवन कुमार को। कथकली का मिला है दोस्तों जो रामचंद्रन पिल्लई है, इनको मिला है आई रामचंद्र पिल्लई, कथकली है, ठीक है, रामचंद्रन पिल्लई कथकली है। कुचिपुड़ी का मिला है एन शैलजा कुचिपुड़ी का मिला है। मणिपुरी का मिला है वो है थोगचॉम एबुअम्बी देवी।
मोहिनीअट्टम का आगे आपको प्रीवियस पूछ भी लिया है, नीना प्रसाद को मोहिनीअट्टम का मिला है। कुटियाट्टम का मिला है कलामंडलम गिरिजा को मिला है। भरतनाट्यम का मिला है जावलक्ष्मी ईश्वर को मिला है। भरतनाट्यम का ईश्वर को मिला है भारत ईश्वर। तो ये सभी अवार्ड हैं अलग अलग डांस के, क्लासिकल डांस के अवार्ड जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 वाले 23 में मिले हैं, उसमें वायलिन वादक का अवार्ड 2021 वाला ये दिया गया है संगीता शंकर को। तबला वादक का दिया गया है रविंद्र ये यागल को। हिंदुस्तानी संगीत में 2021 का उदय भावलकर और शुभ्रा गुहा को दिया गया है। कर्नाटक म्यूजिक 2021 में वोकल का दिया गया है सुधा रघुनाथन और राधा नंबूदरी को। वीणा वादक 2021 में डी बालकृष्णन को दिया गया है और थाविल वादक 2021 में तंजावुर आर गोविंदराजन को दिया गया है। नेक्स्ट अपन सवाल नंबर 17वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 है? ये सेम नहीं मिला है, दोबारा हो गया रिपीट, कोई दिक्कत नहीं। भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में सना थोईबा शर्मा है, इनको किस क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया है? तो पद्मश्री 2023 सना थोईबा शर्मा को मिला है थांगटा जो आर्ट है उस हेतु। थांगटा है ये मणिपुर की मार्शल आर्ट है। थांगटा को युएन लेलोंग भी कहा जाता है। थांगटा जो कि मैतेइयों के द्वारा, मैतेई जनजाति के द्वारा की जाती है। थांगटा सना थोईबा शर्मा को इस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री मिला है। सना थोईबा शर्मा को थांगटा के लिए, सना थांगटा। नेक्स्ट यहाँ पर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दोबारा पूछ लिया है। कौन सा राज्य 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है? तो ग्लोबली यहाँ पर बात नीति आयोग वाली नहीं, जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत के 10 राज्य सबसे गरीब में कौन सा नहीं है? गुजरात नहीं है। बाकी सबसे 10 वाले गरीबी राज्य की बात करें तो बिहार है, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सभी बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन, एक फैक्ट रह गया। भारत में राज्य और यूटी में सापेक्ष रूप से सबसे तेज कमी आई है, गरीबी में सबसे तेज कमी देखी गई है गोवा में आई है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में सबसे तेज गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। अगला सवाल है 2022 में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किसी भी कमोडिटी को उससे कम प्राइस में नहीं ले सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट एक तरीके से गारंटी देती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत आप किसी भी, जैसे आपको बेचने जाना है कोई भी फसल है तो उनकी एक एमएसपी तय कर दी जाती है उस फसल की कि उससे कम प्राइस में वो फसल नहीं दे सकते। तो इनके मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठन हुई है 2022 में, वो संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई है। एमएसपी पर समिति संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट वाले, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? तो पाकिस्तान को हराया। ऑलरेडी सवाल अपन कवर कर चुके हैं। भारत में आयोजित 2023 विश्व स्केच चैंपियनशिप है, तमिलनाडु में आयोजित हुई है और ये अभी मैंने बताया था आपको, जिसमें भारत इसमें संयुक्त रूप से जापान के साथ थर्ड स्थान पर था। और इसको पूछा गया कि उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया है उदयनिधि स्टालिन ने। उदयनिधि स्टालिन ने किया है, जो कि तमिलनाडु में खेल मंत्री हैं। के स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अगला सवाल है उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047। तो भारत में किस प्रकार से ग्रीन एनर्जी को लेकर आना, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में किस जगह पर 100 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट, जो तेलंगाना में किया है उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट द रेट 247 प्रोजेक्ट के तहत। ये रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट है तेलंगाना में। ध्यान रखना, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट तेलंगाना में है। 100 मेगावाट का ये प्लांट है। 100 मेगावाट का है रामागुंडम और 92 मेगावाट का है केरल में, जिसका नाम है कायम कुलम फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ये भी फ्लोटिंग है। और रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट की बात करें तो ये परियोजना 4.5 लाख मेड इन इंडिया और पीवी मॉड्यूल के साथ भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और पीवी परियोजना है रामागुंडम, जो तेलंगाना में है। और केरल में है कायम कुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, 92 मेगावाट का केरला में है। ये दूसरा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट है जो केरला में। राजस्थान में है 735 मेगावाट नोक शोर परियोजना, राजस्थान नोक शोर परियोजना, जो बीकानेर नोक शोर परियोजना 735 मेगावाट की। ये एक स्थान पर 1000 MWP के साथ भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना है। और बाकी इसके अतिरिक्त लेह में है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना और गुजरात में है प्राकृतिक गैस के साथ कावास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना। तो हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना है गुजरात के कावास में। इस टाइप से ये @ 2047 वाली
जो उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर के तहत वाले ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, सभी प्रोजेक्ट उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 के अंतर्गत हैं, अलग अलग मेगावाट के। अगला सवाल है, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान जिसका नाम क्या है? इनको भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो प्रीतम सिवाच इनका नाम है। प्रीतम सिवाच को भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम सिवाच। तो आपको पूछा बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, वो प्रीतम सिवाच को दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन है वो है मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में, और बीबीसी पैरा स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है भवीना पटेल को दिया गया है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है नीतू घंगास को दिया गया है, बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। और लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी और नैन मोनी शेखिया, इनको महिला लॉन बॉलिंग की खिलाड़ियां हैं, टीम है ये पूरी, और इनको दिया गया है बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो चेंज मेकर हैं, इन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है, लॉन बॉलिंग में गोल्ड जीता है। रूपा रानी तिर्की, पिंकी, नैन मोनी शेखिया और लवली चौबे, इन्हें दिया गया है बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड है। और आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट का पूछा है तो बीबीसी का प्रीतम सिवाच को दिया गया है 2022 में। तो ये सभी बीबीसी के अवार्ड है, इंडियन को दिया गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन है मीराबाई चानू, और स्पोर्ट वुमन पैरा में है भवीना पटेल टेबल टेनिस की। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर है नीतू घंगास है, ये सभी आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं 85th, भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में हुआ दोस्तों विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। तो ये नई दिल्ली में ऑलरेडी अपन बता चुके हैं, केडी जाधव इंडोर हॉल नई दिल्ली में, जिसमें 4 मेडल भारत ने जीते हैं, चारों का 4 मैंने बता दिया था। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, तो सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है 13वीं है, ये आंध्र प्रदेश में हुई है। तो ये आंध्र प्रदेश काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई है सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है। इसमें मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर चैंपियन बनी है, मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, सेकंड उपविजेता महाराष्ट्र रही है। तो आपको पूछ लें सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, क्या सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 13वां एडिशन आंध्र प्रदेश में तो हुआ है, जीता मध्य प्रदेश ने है, आंध्र प्रदेश में हुआ है, लेकिन एमपी ने जीत लिया है सीनियर विमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर जीता, आंध्र प्रदेश में जीता है। मानव विकास सूचकांक पूछ लिया, 191 देशों में भारत की रैंक 132वीं है। ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगे, ऑलरेडी इस वीडियो में आ चुकी है डिटेल। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना क्या है? दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए यूपी ने नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया था। नंद बाबा दुग्ध मिशन 1000 करोड़ रुपए की ये योजना है। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह जी ने इनका ऐलान किया है। यूपी में नंद बाबा दुग्ध मिशन है। पशुपालक करने वाले किसानों को दूध उत्पादन, तो पशुपालक करने वाले किसानों को दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा अपने ही गांव में दूध बेचने की व्यवस्था यहां पर की जाएगी। ऐसे में किसानों का आय दोगुना करना इसका उद्देश्य है नंद बाबा दुग्ध मिशन का। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग है वो जीती है? तो वुमेन प्रीमियर लीग जीती है दिल्ली कैपिटल्स ने मार्च 2023 में। ये विमेन प्रीमियर लीग WPL की बात हो रही है, मुंबई इंडियंस को लाया है, दिल्ली कैपिटल्स ने 2023 वुमेन प्रीमियर लीग जीती है और मुंबई इंडियंस उपविजेता रही है। सॉरी, मुंबई, यहाँ पर गलत कर रहा हूँ मैं, मुंबई इंडियंस ने जीती है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग वुमेन प्रीमियर लीग जीती है मुंबई इंडियंस ने। तो विजेता है वो मुंबई इंडियंस है, उप विजेता है वो दिल्ली कैपिटल्स है वुमेन प्रीमियर लीग का। प्लेयर ऑफ द सीरीज है ये हेले मैथ्यूज को मिली है, मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हेले मैथ्यूज है। सर्वाधिक रन है वो मैग लैनिंग के हैं, दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी 345 रन है। सर्वाधिक विकेट है हेले मैथ्यूज की, मुंबई इंडियंस की है 16 विकेट्स हैं। टाटा ये WPL 2023 का पहला एडिशन है जो कि मार्च 2023 में हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी विश्व कप जीता है? तो कबड्डी में ये सर्कल स्टाइल की है। सर्कल स्टाइल कबड्डी अलग होती है, बहुत बड़ा सर्कल बना के खेलेंगे यहाँ पर और काफ़ी बड़ा सर्कल होता है। तो 2020 में यहाँ पर टोटल 7 बार ये इवेंट हो चुका है
कबड्डी वर्ल्ड कप सर्कल स्टाइल 2007 बार हो चुके हैं, जिसमें से 6 बार भारत ने जीती है। 2020 में जो कबड्डी सर्कल स्टाइल हुई वो पाकिस्तान ने जीती है। 2020 वाली पाकिस्तान में ही हुई थी, और इससे पहले जितने भी एडिशन है वो भारत में हुए थे, और इनको जो एडमिनिस्ट्रेट करता है वो पंजाब सरकार करती है। तो सर्कल स्टाइल कबड्डी वर्ल्ड कप है, ये पंजाब सरकार द्वारा प्रशासित है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता है जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमें भाग लेती हैं, और 2010 से इसकी शुरुआत हुई है। महिला टूर्नामेंट की शुरुआत 2012 से हुई है। 2020 में जो पाकिस्तान जीती वो लाहौर या फिर फैसलाबाद, गुजरात जो पाकिस्तान में वहीं पर हुआ था, और 6 बार इंडिया वैसे जीत चुकी है। कबड्डी वर्ल्ड कप जो स्टैंडर्ड स्टाइल का रहता है, जो बाकी आपको स्टाइल प्रो कबड्डी वगैरह में देखने को मिलता है, तो ये 2004 में वर्ल्ड कप हुआ था। 3 वर्ल्ड कप हुए कबड्डी के। 2004 में मुंबई में हुआ था, 2007 में पनवेल में हुआ था, 2016 में अहमदाबाद में हुआ था। इन तीनों ही वर्ल्ड कप को भारत ने जीता, और तीनों को ही उप विजेता रही वो ईरान टीम रही है। अगला सवाल यहाँ पर, भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप लेबनान को हराया भारत ने। जो 4 देश इसमें भाग लिए हैं, तो ये ऑलरेडी अपन बता चुके हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट पैलेस है उसका उद्घाटन किया है? उम्मीद मार्केट पैलेस का उद्घाटन है ये अवसर योजना के तहत किया है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने किया है। अवसर योजना है जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल, तो ये जम्मू कश्मीर की अवसर योजना है। इस योजना के तहत स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके कारीगरों का समर्थन करने के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट पैलेस का उद्घाटन किया है, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट सवाल है, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव कहाँ पर होता है? ओडिशा में होता है। ओडिशा के मुक्तेश्वर मंदिर में होता है मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव। देवेंद्र झाझड़िया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स है, इसमें कौन सा पदक जीता है? देवेंद्र झाझड़िया ने जीता है दोस्तों यहाँ पर रजत पदक है। तो ये 2022 वाली ग्रैंड प्रिक्स है। 2022 में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने मोरको में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 में भी हुई है। 2023 की ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो भारत के यहाँ पर टोटल 2 गोल्ड है और 3 सिल्वर है। तो भारतीय दल ने इटली के जेसोलो में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में, तो 2023 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स हैं इटली में हुई है, इटली के जेसोलो में हुई है। आपको पूछ ले विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 कहाँ पर हुई है? इटली के जेसोलो में। इस ग्रैंड प्रिक्स में इंडिया के मेडल कितने हैं? 5 मेडल है, 2 गोल्ड 3 सिल्वर है। और इसमें 2 गोल्ड किनके हैं? तो अभिषेक चमोली ने पुरुषों की भाला फेंक में, और सचिन सरजेराव खिलाड़ी ने पुरुषों के शॉर्ट पुट में। ठीक है, तो शॉर्ट पुट में जीता है और भाला फेंक में जीता है चमोली ने, अभिषेक चमोली, और शॉर्ट पुट में जीता है सचिन सर्जेराव खिलाड़ी। इसके अतिरिक्त 3 सिल्वर जीते, उसमें चमोली ने गोल्ड के साथ सिल्वर भी जीता। गोल्ड तो जीता ही अभिषेक चमोली ने भाला फेंक में। इसके अतिरिक्त चमोली ने गोला फेंक में सिल्वर जीता। महिलाओं की 1500 मीटर T11 2x3 में ज्योति अदिवप्पा होसुरा ने रजत जीता, तो ज्योति अदिवप्पा ने सिल्वर जीता। पुरुषों की 1500 मीटर में संदीप ने भी सिल्वर जीता। ये 3 सिल्वर मेडलिस्ट, 2 गोल्ड मेडलिस्ट है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 में भारत के 5 मेडल हैं, जिसमें आपको अभिषेक चमोली ने भाला फेंक में गोल्ड भी जीता है और सिल्वर भी जीता है। आपको 2022 वाला पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण आयोजित किया है? तो उत्तर प्रदेश में अपन ने देख लिया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3rd एडिशन है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में हुआ, जिसमें टॉप किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। तो ये सब कुछ कवर हो चुका है ऑलरेडी। इंडिया टॉप किया है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में। बिल्कुल, जूनियर वर्ल्ड कप में अपन ने देखा था 15 पदक थे, जिसमें 6 गोल्ड मेडलिस्ट की बात हुई थी, 6 रजत थे, 3 कांस्य थे। तो ये हो चुका है। आपको पूछा ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 ये जर्मनी में हुआ। कहाँ पर? जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नाटू नाटू संगीत है ना, ये ऑस्कर जीत चुका है 2023 में। नाटू नाटू सॉन्ग है, ये किस मूवी का सॉन्ग है या फिर इसके डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है नाटू नाटू के? नाटू नाटू के म्यूजिक डायरेक्टर हैं MM किरावनी है। नाटू नाटू जो सॉन्ग है RRR फिल्म का है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में ऑस्कर जीत चुका 2023 में। ऑस्कर की बात हो रही है 2023 में, और ऑस्कर किसने जीता है? तो और जीता दोस्तों कार्तिकी गोंसलेव्स और गुनित मोंगा ने। इनकी फिल्म है द एलिफेंट विस्पर सेतु, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की। ऑस्कर के लिए भारत की कौन सी फिल्म नामित नहीं हुई, ये पूछा जाता है। भारत की तरफ से नॉमिनेट होने वाली ऑस्कर मूवी है, उसमें मदर इंडिया हुई थी सबसे पहले 1957 में, सलाम बॉम्बे हुई 1988 में, लगान हुई 2001 में, और
राइटिंग विथ फायर 2021। नेक्स्ट अपन देखते हैं डॉक्यूमेंट थी वो 95 वर्षीय 95 ईयर्स की एज में भगवानी देवी और 106 वर्ष की एज में रामबाई भगवान राम, ठीक है, भगवानी देवी और रामाबाई ने उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से बीबीसी विशेष ट्रॉफी दी गई, इन्हें बीबीसी स्पेशल ट्रॉफी दी गई रामबाई और भगवानी देवी को। और जहां भगवानी देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में कितने मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो भगवानी देवी 95 ईयर्स की एज में 2022 विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भगवानी देवी ने 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। भगवानी देवी ने और रामाबाई को दोनों को संयुक्त रूप से बीबीसी स्पेशल ट्रॉफी दी गई, जिसमें भगवानी देवी 2022 वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर में स्प्रिंट में जीती है गोल्ड। और बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिया गया? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है बेथ मीड को, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं इंग्लैंड से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या है? शुभंकर है जीतू का मतलब होता है बारहसिंगा। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है ना स्वैम्प डियर बारहसिंग, तो ये जीतू है, इसका मास्कट है यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 जो खेलो इंडिया का 3rd एडिशन हुआ, इसके जीतू हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर है वो आशा और मोगली है। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 100। मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को कौन सा अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो एडवोकेट को सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए ये राजस्थान प्रथम बना है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला यानी कोई भी नागरिक है उनको किसी भी कंडीशन में वंचित नहीं रखा जा सकता है। स्वास्थ्य का अधिकार है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हो, इस टाइप से ये बिल लाया गया है। तो स्वास्थ्य का अधिकार है, राइट टू हेल्थ। अगला सवाल देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में ये स्टेटमेंट देखिएगा। प्रधानमंत्री ने 2022 में बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना शुरू की है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने 2022 में बिजली मंत्रालय की योजना है। इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियां जो बिजली वितरण करती हैं उनकी परिचालन दक्षताओं और वित्तीय स्थायित्व में सुधार करना। बिल्कुल, जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उनकी दक्षताओं, कैपेसिटी और वित्तीय स्थायित्व के टाइप से सुधार करना, ये योजना 2022 वाली इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखो, वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2027-28 तक इस योजना का लक्ष्य डिस्कॉम्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें सन होगा 21-22 से 25-26 होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इस योजना के तहत पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं, डिजिटल मीटर, एक तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर दिए जाएंगे। 25 करोड़ नंबर ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। तो 1, 2, 4 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण योजना है। ये योजना 30 जुलाई 2022 को पीएम मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है और इसकी अवधि वर्ष है 21-22 से 25-26 तक। 5 वर्षों की अवधि में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ इस योजना का उद्देश्य वितरण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण करना है और डिस्कॉम्स को वित्तीय सहायता देना है। योजना के लिए आवंटित राशि है 3,03,758 करोड़ रुपए। 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराई गई है। अगला सवाल है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2022 में कितने राज्यों का चयन किया गया? 6 राज्य थे, ऑलरेडी बता चुका हूं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा है। 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हुई है। कोविड-19 महामारी से जो रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई थी उसमें 125 दिन का अभियान ये चलाया गया था। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 SAFF चैंपियनशिप आयोजित हुई है? तो बेंगलुरु में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 2023 की SAFF चैंपियनशिप है वो बेंगलुरु में हुई है, जिसमें ये 21 जून से 4 जुलाई 2023 तक बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में आयोजित की गई है। इसकी विजेता भारत रही है, उप विजेता है वो कुवैत रही है, ठीक है। टॉप स्कोरर बेस्ट प्लेयर है सुनील छेत्री। अगला सवाल देखते हैं, मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, वो है वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन से संबंधित है। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड अपन देख चुके हैं, मीराबाई चानू को दिया गया वेट लिफ्टिंग से। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 यानी वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिला मुक्केबाजों ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हो गई 4 महिला मुक्केबाज, ऑलरेडी बता चुका हूँ। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में इन महिलाओं का नाम वगैरह सब कुछ आपको बता दिया था और भारत ने टॉप किया। नेक्स्ट यहाँ पर टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। बिल्कुल, रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप जीता। तो ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ, मध्य प्रदेश को हराया और ईरानी कप जीता रेस्ट ऑफ इंडिया ने 238 रन से।
ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये भी हो चुका है आपका 6 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में। शूटिंग जूनियर विश्व कप 2023 में भारत 15 पदक जीते टोटल, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 6 रजत हैं और 3 ब्रॉन्ज है। तो ये ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की बात हो रही है। 15 मेडल है जिसमें 6 गोल्ड, 6 रजत और 3 कांस्य हैं। और सेकंड यहाँ पर भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। सेकंड रैंक थी कोरिया की। किसकी? कोरिया की। अगला सवाल लिखते हैं, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? तो लर्न एंड अर्न, सीखो और कमाओ, सीखना, लर्न करना, फिर अर्न करना। इसके तहत सरकार लैपटॉप नहीं देती है, वित्तीय सहायता देती है, प्रशिक्षण देती है, रोजगार पर आपको स्किल प्रोवाइड कराएगी, लैपटॉप नहीं देगी। तो ये जो सीखो कमाओ योजना किस सरकार की है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश सरकार की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में यानी IITI में पंजीकृत जो ITI हैं उसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा देने हेतु मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना चालू की, जिसके तहत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान युवाओं को प्रशिक्षित करने और युवा ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो स्किल दी जाएगी ITI के जरिए मध्य प्रदेश के युवाओं को। यहाँ पर इस स्किल के साथ साथ कुछ पेमेंट भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी मिलेगा। और योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष के युवा है, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, तो वो योजना के तहत पात्र होंगे जिसकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं या फिर ITI उत्तीर्ण, जिसमें उसमें से उच्च हो जो भी। इसमें 12वीं उत्तीर्ण को 8,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। ITI उत्तीर्ण को 8,500 स्टाइपेंड मिलेगा। डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9,000 रुपये, स्नातक उत्तीर्ण और उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले को 10,000 रुपये स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर सीख भी रहे हो, साथ साथ स्टाइपेंड भी पा रहे हो। मध्य प्रदेश की योजना है। निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तक की पहचान कीजिए जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2022 में पद्मश्री किस कुचिपुड़ी डांसर को दिया गया है? पद्मजा रेड्डी को दिया गया है। कुचिपुड़ी डांसर पद्मजा रेड्डी को 2022 में पद्मश्री दिया गया है। अगला सवाल लिखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब है वो जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराया है भारत ने। जापान के शहर, ये हुआ कहाँ पर है? भारत का जो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप है, तो एशिया कप ये है वुमेन जूनियर हॉकी एशिया कप है, ये दक्षिण कोरिया को हराकर भारत ने अपना पहला महिला ये टाइटल जीता है। जापान के शहर ये काका मिघारा में आयोजित हुआ है, जिसमें टॉप स्कोरर थी वो अन्नू थी, 9 गोल्स अन्नू के थे। तो दक्षिण कोरिया है, इसको हराकर जीता है भारत ने। तो भारत बना है वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप का चैंपियन, दक्षिण कोरिया को हराया। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, ऑलरेडी अपन एक्स्ट्रा फैक्ट में बात कर चुके हैं। जब बात SC ST दोनों की आती है तो सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2022 वाला है, ये उत्तर प्रदेश का है। केवल बात ST की आती है, सेकेंड अमेंडमेंट है, तो वो तमिलनाडु का आपका था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की गौड़ जनजाति को यहाँ पर SC से ST का दर्जा दिया गया है। और जब SC इसमें हो गया है, बाकी तमिलनाडु की 2 जनजाति है, नारिको रावण और कुरीवकरण है, इसको दिया गया ST का दर्जा है। कर्नाटक में जब चौथा संशोधन आ जाए तो वहां पर बेटा कुरुबा जनजाति है, यो दर्जा मिल गया है इनको। नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 112, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने 2019 में किस क्षेत्र में भारत रत्न जीता है? तो भूपेन हजारिका ने मरणोपरांतीय असम से हैं, संगीत सिंगर है, तो इनको भारत रत्न मिला है। इसके अतिरिक्त 2019 में 3 जनों को भारत रत्न मिले हैं, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को। पहला भारत रत्न है 1954 में दिया गया सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और CV रमन को। अगला सवाल लिखते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना है। डेयरी किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है संजीवनी। संजीवनी योजना के तहत जो भी पशुपालक हैं, किसान हैं, उनके बीमार पशुओं को, बीमार जानवरों को घर पर उपचार किया जाएगा। उसके लिए बीमार जानवरों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा भी चलाई गई है। तो ये संजीवनी योजना है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की है संजीवनी योजना है पशुओं का इलाज करने के लिए। अगला आपका सवाल है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई वह व्यक्ति जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं, इनको किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया? तो गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई हैं, के पिल्लई, के कल्याण सुंदरम के पिल्लई हैं, भरतनाट्यम के परंपरा को जीवित रखने के लिए पद्मश्री 2023 दिया गया है के पिल्लई को भरतनाट्यम में। ठीक है, के पिल्लई भरतनाट्यम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उस 6 नर्तक की पहचान करें जिन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 दिया गया है। तो भुवन कुमार ऑलरेडी अपन बता चुके हैं, भुवन कुमार छऊ डांसर है। कथक में क्षमा भाटे को दिया गया है, कथकली में आई रामचंद्र पिल्लई को दिया गया, कुचिपुड़ी में एन शैलजा को, मणिपुरी में TI देवी को दिया गया, मोहिनीअट्टम में नीना प्रसाद को, कुटियाट्टम में दिया गया है कलामंडलम गिरिजा को और भरतनाट्यम दिया गया है जय लक्ष्मी ईश्वर को दिया गया है। ये वो डांसर्स हैं
जो कि क्लासिकल डांस के डांसर्स हैं, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 वाले 23 में मिले हैं। नेक्स्ट अपना आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितने देश भाग लेंगे? 10 देश भाग लेंगे और ये वर्ल्ड कप होगा इंडिया में होगा। 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है ओडीआई का, भारत में 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। 2019 में पिछला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप ओडीआई का हुआ है वो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ है, जिसमें विजेता इंग्लैंड रही थी, उप विजेता न्यूजीलैंड रही थी। 2022 में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जिसमें विजेता इंग्लैंड रही थी। सबसे अधिक रन 2022 में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली के थे। अगला सवाल नंबर 117। 37वें राष्ट्रीय खेल हैं, गोवा में होंगे, 38वें उत्तराखंड में होंगे, 36वें अपने गुजरात में हो चुके हैं। गेटो सोरा है, इन्होंने एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, एरेना बॉयज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, वो किस राज्य से हैं? तो गेटो सोरा है, अरुणाचल प्रदेश के कीर्ति स्टार है, बैडमिंटन की हैं। गेटो सोरा अरुणाचल प्रदेश का ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश के बैडमिंटन स्टार है, नाम है गेटो सोरा, है अरुणाचल प्रदेश से, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं दोस्तों गेटो सोरा। 2023 तक सिंगापुर के टेमासेक क्लब राइफल रेंज रोड में विश्व चैंपियन द्वारा आयोजित पायलट पेन कप में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। तो अंडर 9 में ये खेल चुके हैं। और नेक्स्ट वाला अपन देखते हैं, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली के टी20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे किए हैं? तो टी20 क्रिकेट हिस्ट्री में इंटरनेशनल के अतिरिक्त यहाँ पर बात हो रही है, तो इंटरनेशनल प्लस और सभी मुकाबले में टी20 इतिहास में कोहली जी ने अब तक कितने रन बनाए हैं? तो अब तक 11,000 रन बना चुके हैं विराट कोहली। तो ये 11,000 रन बनाए हैं, अक्टूबर 2022 में कंप्लीट किए हैं। तो 11,000 टी20 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। क्योंकि कोहली की बात करें तो टी20 आईपीएल में और टी20 इंटरनेशनल इन दोनों में मिलाकर यहाँ पर 11,000 हो चुके हैं मैच। टोटल इनके मैच हैं वो लगभग 354 मैच में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। बाकी विराट कोहली के केवल इंटरनेशनल टी20 में 4,000 रन है, आईपीएल में 7,000 रन है, ओडीआई में 13,000 है, इंटरनेशनल टेस्ट में 8,600 के आसपास। अगला सवाल अपना, ये दोस्तों नारिकोरवन हो चुका है तमिलनाडु के, तो बार बार रिपीट हो रहा, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। रानी मच्छैया है, उन्माद 8 है, पद्मश्री 2023 में दिया गया, ये भी और शिफ्ट में रिपीट हुआ है, ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है। ये पूछा है कि मैच आयोजित नहीं किए गए, तो 3 जगह पर हुए, मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें गुजरात में नहीं हुए, बाकी 3 जगह भुवनेश्वर उड़ीसा है, मारगांव गोवा है, न्यू मुंबई महाराष्ट्र में, जिसमें चैंपियन स्पेन रही है, रनर अप है वो कोलंबिया रही है। अगला अपन देखते हैं सवाल। हाँ, ये दोस्तों नया सवाल है यहाँ पर सिटीज़ का। अब देखिए वन्य जीव संरक्षण, थोड़ा इसको जूम करते हैं। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, ये वन्य जीव संरक्षण संशोधन किया है, 2022 वाला एक्ट है। इस एक्ट में वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजाति हैं जो जा रही हैं, लुप्त प्राय हो रही हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन जो सिटीज हैं, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, तो 2022 वन्य जीव यानी वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है, जिसको आप शॉर्ट में कहेंगे सिटीज, इसकी फुल फॉर्म है सिटीज है। तो इस संबंध में सिटीज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें एक से ज़्यादा कथन सही है। जैसे सिटीज सरकारों के बीच एक समझौता है जो ये सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवर है, पौधे हैं, उनके जो नमूने हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो, ठीक है, ये सुनिश्चित करता है सिटीज के तहत पौधों और जानवरों के नमूनों को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर 5 श्रेणियों में नहीं 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। विलुप्त होने के खतरे के आधार पर सिटीज के तहत पौधे और जानवर 3 श्रेणी में वर्गीकृत है, 5 नहीं, तो ये सेकंड गलत है। थर्ड देखिए, कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों को व्यापार को विनियमित करना आवश्यक है, बिल्कुल करेक्ट है। ये जीवित जीवों के नमूनों के स्वामित्वीकरण और विनियमित करने का भी प्रयास करता है, जीवित का भी करता है। तो ये 1, 3, 4 है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और 3 श्रेणी है, 5 नहीं, ध्यान रखना है। सिटीज़ जुलाई 1975 में लागू हुआ है, सिटीज़ है, भारत भी इसका हिस्सा बन गया है। और सिटीज़ सचिवालय का प्रबंधन है, सिटीज़ सचिवालय का प्रबंधन यूनेप करता है, यानी यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोग्राम है इसके द्वारा, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस एक्ट में सामान्य उल्लंघन के केस में अधिकतम जुर्माना पहले 25,000 था, वो 1 लाख कर दिया गया है। और विशेष रूप से उल्लंघन में जुर्माना है वो 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। और बाकी यहाँ पर जो वन्य जीव संरक्षण एक्ट है वो 1972 वाला है, जो जंगली जानवर और पौधों को संरक्षित करता है। नेक्स्ट अपना सवाल है, आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला कहाँ पर अहमदाबाद में हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसमें चेन्नई सुपर किंग जीती है, गुजरात टाइटंस हार गई थी। प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं फाइनल में डेवॉन कॉनवे। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 125, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3rd संस्करण में अधिकतम पदक जीते हैं, तो अधिकतम पदक तो दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते हैं, टोटल 69 मेडल जीते हैं, 26 गोल्ड, 17 रजत, 26 ब्रॉन्ज है।
और पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है सेकंड, थर्ड है जैन यूनिवर्सिटी है, ये उत्तर प्रदेश में हुए हैं, ये अपन बता चुका हूँ पहले भी। भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, इसके अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग है वो शामिल है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में 15 से 35 वर्ष का आयु वर्ग है वो इसके में भाग ले सकते हैं। ये उन ग्रामीण युवाओं के लिए है जिन ग्रामीण युवाओं की आयु है 15 से 35 वर्ष, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदान करने के लिए जिनकी आयु 15 से 35 वर्ष है। और ये 24 नहीं 25 सितंबर है दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। तो 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98th जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, तो ये 98वीं जयंती पर दीनदयाल उपाध्याय की 2014 में लागू की गई 25 सितंबर को है। नेक्स्ट अपन सवाल लिखते हैं, पंडित भजन सोपारी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक है? भजन सोपारी है संतूर वादक। 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, इसके अकॉर्डिंग शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जिनकी आयु 15 वर्ष और उससे अधिक है उनके बीच बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च 2023 में घटकर कितनी हो गई है? ये 9.2% हो गई है। 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाली शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में बेरोजगारी है, ये दोस्तों 9.2% हो गई है। जनवरी मार्च 2023 में ये जो PLFS रिपोर्ट है ये 18वीं, ये बार बार होती रहती है, वर्ष में 3-4 बार हो जाती है। तो ये जनवरी मार्च 2023 के दौरान शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर है, टोटल शहरी क्षेत्र में महिला पुरुष सभी में बेरोजगारी दर है 6.8 है, महिला की 9.2% है। और 15 वर्ष से अधिक वर्ष की महिलाओं की बेरोजगारी दर है वो घटकर 6% रही है। 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र के पुरुषों की, ठीक है, महिला की 9.2% रही है 15 वर्ष से अधिक वालों की बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्र में, और पुरुषों की बात करें ओवरऑल में तो वो 6% रही है। और ये रिपोर्ट 2017 से लॉन्च की गई थी। अगला सवाल लिखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC 2023 ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी कर रहा है? तो भारत कर रहा है भाई, सभी को बता दिया है, भारत को अक्टूबर में हो रहा है ये। वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? वसुंधरा दोरास्वामी भरतनाट्यम की डांसर है, वसुंधरा दोरास्वामी भरतनाट्यम, ठीक है। अंतिम सवाल की ओर बढ़ गए हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती है? तो संतोष ट्रॉफी है जो फुटबॉल की टूर्नामेंट है, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है भारत की, 2022-23 का ये ट्रॉफी जीता है कर्नाटक ने। 54 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक ने 2022-23 का संतोष ट्रॉफी जो सऊदी अरब रियाद में हुआ है, और ये कर्नाटक ने जीता है मेघालय को हराकर 2022-23 की संतोष ट्रॉफी, ध्यान रखना कर्नाटक ने। अंतिम सवाल, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो ऑनलाइन जो गैमलिंग है, ठीक है, ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाया है अप्रैल 2023 में तमिलनाडु में। यदि ऑनलाइन गैमलिंग कोई प्रोवाइड करा रहा प्लेटफॉर्म तो 10 लाख रुपए का जुर्माना, और जो खेल रहा है ऑनलाइन गैम्बल कर रहा है तो वो 5,000 रुपये का आप पर जुर्माना लगेगा यदि आप ऑनलाइन गैमलिंग जुआ खेल रहे हो। तो इस टाइप से ये 130 के आसपास करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस MTS 2023 एग्जाम में पूछेंगे जो सितंबर में हुए हैं। ये सभी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट शायद कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस आपने देखने को मिले हैं, जहाँ से अभी आपको एक अच्छा खासा पैटर्न का आइडिया लगा है। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से भी आपको एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगी, चीज़ें आसान हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल के लिए। जो कैंडिडेट न्यू है मॉक टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से जरूर जुड़ जाएगा, वहाँ पर TTJ के कूपन कोड यूज करके आप जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है TTJ के कूपन कोड से। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।